विपक्ष पूछता रहा, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। गृह मंत्री अमित शाह संसद परिसर तक आए मगर सदन के भीतर नहीं बैठे। जो व्यक्ति हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं वो इस पूरे जो 20 तारीख को हुआ उसके बाद बैक फुट पर क्यों चले गए हैं। विपक्ष ने भी खून चखा। उनको जब लगा कि कैबिनेट मंत्री का रेजिग्नेशन हो सकता है तो वो खून चखने के बाद उनको लगा कि अब और शिकार करना चाहिए। मिसिंग इन एक्शन MIA, उनकी उपस्थिति हो या ना हो वो संसदीय परंपराओं के तहत सरकार या पार्लियामेंट्री अफेयर तय करता है कि उनको रहना है या नहीं रहना। जितना मेरे दोस्त हिमांशु बता रहे थे कि क्यों अमित शाह नहीं आते हैं, रोस्टर होता है, ये होता है, वो होता है, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जवाब नहीं देने के लिए। क्या कहेंगे संसद के अंदर? आप देख रहे हैं उसका चेहरा, उसकी जो रिपोर्ट्स है सब हमारे पास है। उन पर पैलेट गन चलाई गई थी और वो बिल्कुल निहत्थे थे, वो कोई स्टोन पेल्टर नहीं है। लाठी चार्ज कोई भी सरकार हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र में सरकार किसी की रही हो, ये होता रहा है। AK-47 बिहार में जनता पर चलाना होता रहा है। दिल्ली जैसे शहर में पैलेट गन का इस्तेमाल होता रहा है। तो बाबा रामदेव का जो प्रोटेस्ट था ना वो भी बड़ा पीसफुल था। दिल्ली पुलिस कहती है हमने पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं किया। झूठ क्यों बोलती है? नहीं 1 मिनट हिमांशु जी, आप बात ना इधर की करना उधर की। सवाल क्या हुआ, जवाब क्या है आपका? आप जवाब नहीं देते। पीछे से कुछ लोगों ने मुझे पुश किया और एक दो ने लात मारने की भी कोशिश की। मैंने कहा अमित शाह जी देखिए, कुछ आपके जो समर्थक थे उन्होंने हमसे इस तरह से अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो अमित शाह जी ने स्माइल किया और कहा राजदीप जी आप एक्सपेक्ट और क्या करते हैं, ये तो क्राउड है, कुछ तो होता रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। जिस छत्र छाया में आंदोलन हो रहा था, जिस बैनरों के अंदर जिन बच्चों ने साइड किया, उनके बैनरों के सामने हो रहा था, और आप जाके पार्टी करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्टिक्स के हिसाब से ठीक नहीं है। अब ये ऑप्टिक्स का खेल हो गया। खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक्चुअल ट्रेनिंग जो है वो राजदीप जी ने दी थी उन्हें। सुरेश कलमाडी जी उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष थे, तो उनके जरिए एक रिकमेंडेशन आया था कि इनको इंटर्नशिप दीजिए। हमने अर्नब गोस्वामी को NDTV में लिया। आज देखिए अर्नब गोस्वामी कहाँ के कहाँ पहुंच गए, शहजाद पूनावाला कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम तो वहीं के वहीं रह गए मेरे दोस्त। कहावत है सर, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई लड़ाई हुई थी जिसमें शहजाद पूनावाला भी शामिल थे? 4 बर्तन होते ना तो वो आपस में खटकते हैं कि युवा पीढ़ी चेंज है। जब हम युवा थे, मैं जब रहा हूँ मैं अभी युवा नहीं मानता बाकियों की तरह। आप 100% युवा हैं। हिमांशु जी को लंदन टॉक के स्टूडियो में बिठाइए और उनको दिखाइए वर्टिकल रील कैसे बनते हैं। उनको जरा थोड़ा ज्ञान दीजिए। वो वर्टिकल जिसके लिए उनको अपनी जो थोड़ा फिट रहना पड़ेगा। साफ बोलिए, तोंद थोड़ा फिट रहना पड़ेगा। नहीं आप तोंद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ना ठीक है। नहीं अच्छी बात है। आप जिम जाते हैं, हम नहीं जाते। जिस समय संसद में जेनजी की डिक्शनरी खुली थी उसी समय सड़कों पर जेनजी अपने भविष्य की किताब लेकर के खड़ा था। ऐसी किताब जिसके कुछ पन्ने पेपर लीक ने फाड़ दिए हैं और कुछ पर पुलिस कार्रवाई के निशान हैं। पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून संसद में पास हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में दिखाई नहीं दिए। इस दौरान विपक्ष पूछता रहा, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। गृह मंत्री अमित शाह संसद परिसर तक आए मगर सदन के भीतर नहीं बैठे। राजनीति में अनुपस्थिति भी कई बार एक बयान होती है, मौन भी रणनीति होता है। इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में क्यों नहीं आए, सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी इस आंदोलन को कानून व्यवस्था की समस्या मान रही है या इसके भीतर उभर रहे भावनात्मक और राजनीतिक संकट को भी पड़ रही है। क्या पार्टी ने युवाओं के गुस्से की घड़ी समय पर देखी या जब तक उसे क्लॉक किया गया तब तक राजनीतिक फोमो शुरू हो चुका था। और क्या अमित शाह की ये दूरी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। आज नेता नगरी में सत्ता की इसी चुप्पी का शोर सुनेंगे और फिर चलेंगे बांकीपुर और दतिया, जहां उपचुनाव सिर्फ सीटों का हिसाब नहीं, कई नेताओं के भविष्य का जनमत संग्रह बन गए हैं। क्या दूसरों का राजनीतिक भविष्य बनाने वाले प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक रिवाइवल कर पाएंगे?
बांकीपुर में सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की प्रतिष्ठा कितनी दांव पर लगी है, और दतिया में क्या नतीजा किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में आए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की हार पहले ही लिखी जा चुकी है। आज देखेंगे कि राजनीति सचमुच जेनजी हो रही है या सिर्फ अपनी पुरानी कहानी को नए स्लैंग में सुना रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मिश्र और आप देख रहे हैं नेता नगरी। तो सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद सत्र में जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप, भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़ी हुई तमाम, सरकार से जुड़ी हुई, संगठन से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर नजर रखते हैं। आदेश रावल थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे, कंसल्टिंग एडिटर है मॉलिटिक्स, और कांग्रेस और विपक्ष से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं। और पॉलिटिकल कमेंटेटर रजत सेठी, पहले भी आप उन्हें नेता नगरी में सुन चुके हैं, ललित टॉप पर देख चुके हैं, वो भी इस बातचीत में हैं। सर, मुझे बातचीत तो संसद में जो हुआ और आरोप और प्रत्यारोप उसी पर करनी है, लेकिन उसके पहले अभी हम लोग शुक्रवार को ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके ट्विटर हैंडल से ऐसा कुछ पोस्ट नहीं किया गया है, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से, लेकिन ये खबर चल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और लोग कह रहे हैं कि भाई रातों रात कैसे दे दिया, वो तो बड़े लॉजिकल तरीके से और बड़े फैक्चुअल तरीके से भाजपा का पक्ष रखा करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा दे दिया? हिमांशु जी, आपके पास जानकारी है क्या, इस्तीफे की पुष्टि हुई है अभी ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर? देखिए, अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो मैं भी कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था और जिसको आप कह रहे थे कि इसको चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो उनकी एक्चुअल ट्रेनिंग हुई थी ना, शहजाद पूनावाला और उनके भाई की, तंसीम की, वो दोनों ट्रेनिंग जो है वो राजदीप जी के यहाँ हुई थी। राजदीप जी के यहाँ इतनी, जब वो एक दूसरे चैनल में थे, वहां उन्होंने इंटर्नशिप ली थी। अरे कहा मुझे आप? सर, मैंने तो अभी पूरी बात कही नहीं। तो एक्चुअल ट्रेनिंग जो है वो राजदीप जी ने दी थी उन्हें। राजनीति कैसे होती है, और देखिए इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आज जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें दल बदल, कानून के तहत आप लोकसभा विधानसभा छोड़ दें तो प्रवक्ता भी एक दूसरे को बदलते रहते हैं पार्टियां। नहीं, लेकिन और ये बड़े एक दिन पहले उन्होंने अभी अपना बायो अपडेट किया और उसमें ये लिखा है कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। तो ये तो जब तक दूसरी जगह वो नहीं पहुंच जाए या उनका रेजिग्नेशन की तथ्य सामने ना आ जाए तब तक वो रहेगा। अगर बायो पे उन्होंने चेंज की है एक्स पर, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या शहजाद पूनावाला जो है, उनका जो एक्स पर हैंडल है वो है शहजाद जय हिंद, तो क्या भारतीय जनता पार्टी शहजाद पूनावाला से आजाद हो रही है, या माफ कीजिएगा, सॉरी, पूनावाला जो है अब आजाद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से? सर, मैं सच्चाई बता दूं ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि हिमांशु जी ने मेरा नाम लिया। कुलदीप जी, बात है 2009 की। मुझे शहजाद पूनावाला और उनके भाई तहसीन पूनावाला CNN IBN के ऑफिस में आए थे, और शहजाद पूनावाला उस समय एक पुणे के विश्वविद्यालय में वहां वो पढ़ते थे, एक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में, और वो इंटर्नशिप चाहते थे, और वो एक रिकमेंडेशन लेके आए थे शहजाद पूनावाला। मुझे लगता है सुरेश कलमाडी जी उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष थे, तो उनके जरिए एक रिकमेंडेशन आया था कि इनको इंटर्नशिप दीजिए। शहजाद बड़े लगा कि वो बोलने में बड़े अच्छे थे, बड़े होनहार थे, कहा मुझे टीवी एंकर बनना है, मुझे पत्रकार बनना है, फिर मैं नेता बनूंगा, पहले मुझे पत्रकार और एंकर बनना है। तो हमने उनको इंटर्नशिप दी थी। सच्चाई बोलने में तहसीन पूनावाला को मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं चाहता था, वो भी वहां आए थे। दोनों भाई उस समय एक साथ थे। आजकल तो मैं देखता हूँ प्रोग्राम में अलग अलग वो एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। ये तो टीवी की कलाकारी है कि दो भाइयों के बीच में आप एक को बीजेपी प्रवक्ता, एक कांग्रेसी समर्थक कहा जाता है, और दोनों के बीच में भिड़ंत होती है। तो मैं देखिए, मेरी जिंदगी में यही है कि कई लोगों को मैंने इंटर्नशिप दी, किसी को कोई ब्रेक दिया कहीं कहीं, वो सब लोग आगे चले गए। शहजाद पूनावाला बहुत आगे चला गया, मुझे डांटता था टीवी शोज पर। अर्नब गोस्वामी मेरे साथ कई साल काम किए थे,
मैं आपको आज बता दूं, जब अर्नब गोस्वामी पहली बार एनडीटीवी ज्वाइन करने वाले थे, उनको पहला ऑफर था आउटलुक मैगजीन में जाने वाला। वो उनको लगा कि मैं प्रिंट का जर्नलिस्ट हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लिखने का शौक है। तो मैंने कहा लिखने बिकने छोड़िए, अब टीवी का जमाना है। मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। और हमने अर्नब गोस्वामी को एनडीटीवी में लिया। आज देखिए अर्नब गोस्वामी कहाँ के कहाँ पहुंच गए, शहजाद पूनावाला कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम तो वहीं के वहीं रह गए मेरे दोस्त। हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। रोज शाम को टीवी का प्रोग्राम करो, कौन सा गेस्ट मिल रहा है, कौन सी स्टोरी करनी है, इसी में हमारी जिंदगी कट गई। कोई अब टीवी का बड़ा चैनल का एक मालिक बन गया, दूसरा बीजेपी का फेस बन गया। ये समय समय की बात है कुलदीप। हिंदी की कहावत है सर, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। अरे देखिए सर, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, ना मैं किसी का चेला हूं। मैं एक छोटा, एक बड़े साधारण जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे अगर दोपहर को आप फिश करी राइस दे, मछली की करी और चावल दे, मैं उसी से खुश रहता हूं। और गोवन स्टाइल में सिएस्टा करके मैं ऑफिस चला जाता हूं शाम को और अपना प्रोग्राम करता हूं। अच्छी बात है कि अब भाजपा को भी मछली से बैर नहीं है बंगाल चुनाव के बाद, तो आप बोल सकते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन शहजाद पूनावाला इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि कई साल तो वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे जी। और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ उनकी, मैं देखता था वो मनीष तिवारी के इर्द गिर्द रहते थे, शायद शशि थरूर के इर्द गिर्द रहते थे, पहले तो सुरेश कलमाड़ी के नजदीक माने जाते थे। तो और उनको भी उम्मीद थी कि वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो जाएंगे शायद एक दिन। फिर मैं नहीं जानता क्या हुआ, शहजादी बता पाएंगे। एक दिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कहाँ चले गए। लेकिन पहला गुरु पहला ही होता है। नहीं, मेरे पहले भी उनके कोई मैंने कहा ना, मैं कोई गुरु नहीं था। मैंने जर्नलिज्म में कहा सर, आप कहे इतना इंटर्नशिप लेकिन मीडिया में, इंटर्नशिप में हिमांशु जी आप सबके रोल मॉडल हैं। कुछ आप भी तो बताइए हिमांशु जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई लड़ाई हुई थी जिसमें शहजाद पूनावाला भी शामिल थे? नहीं, देखिए लड़ाई वड़ाई का तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी। कुछ लोगों, देखिए क्या होता है, चार बर्तन होते हैं ना, तो वो आपस में खटकते हैं। मतलब चार प्रवक्ता होते हैं तो आपस में खटकते हैं, ऐसा? मैंने बर्तन का कहा, अब आप उसको प्रवक्ता से जोड़िए। उन्होंने इस्तीफा दिया या उनको कहा गया इस्तीफा देने के लिए? नहीं, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया या उन्होंने इस्तीफा दिया? अरे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक जो हवा है, उस हवा में जो सुगंध है उसमें ये है कि शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दे दिया है। और वो चार बर्तन कहीं भी होंगे वो खटकेंगे। वो प्रवक्ता हो सकते हैं, वो नेता हो सकते हैं, वो व्यक्ति हो सकते हैं, चार पत्रकार हो सकते हैं, चार राजदीप जी की तरह के संपादक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये तो कहावत है हिंदी में, जहां चार होंगे बर्तन जहां होंगे वो खटकेंगे, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये समय समय पर सभी राजनीतिक दलों में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, हर पार्टी में होता है। खटकने भटकने की आवाज इस संसद के सत्र में भी आई और जोर शोर से विपक्ष की ओर से ये मुद्दा उठाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। पेपर लीक पर एक महत्वपूर्ण कानून उनकी सरकार लेकर के आई, उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता थी। उस समय भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मौजूद नहीं थे और उसके बाद विपक्ष ने जब ये योजना बनाई कि इस बातचीत को, ये जो पूरी मांग चल रही थी सीजेपी की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसको एक्सेलरेट करके आरोपों के घेरे में अमित शाह को भी लेना है। दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई उस हवाले से कि किसने आदेश दिए पैलेट गन चलाने के या लाठियां चलाने के, और गृह मंत्री पर आरोप लगाए गए, तो गृह मंत्री नजर नहीं आए संसद में। राजदीप सर, आपको तो मतलब गुजराती आती भी है, अमित शाह से मुलाकात आपकी हुई होगी गुजरात से बाहर निकलने के बाद भी कई बार। थोड़ा सा समझाइए कि उनकी राजनीतिक शैली के नजरिए से, जनरली ये कहा जाता है कई बार ये कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की राजनीतिक शैली में ये है कि किसी भी क्राइसिस पर इमीडिएटली रिएक्ट ना करके उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना और फिर उससे टैकल करना। पर गृह मंत्री की अनुपस्थिति को आप कैसे पढ़ रहे हैं? कोई किसी पुरानी मुलाकात से जोड़ करके पढ़ पा रहे हैं? कोई पैटर्न है कि वो इसी तरीके से डील करते हैं किसी भी तरह की तथाकथित राजनीतिक मुश्किलों से? कुलदीप भाई, पहले तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं क्योंकि अमित शाह जी की राजनीति कुछ अलग है। नरेंद्र मोदी जी शायद जब क्राइसिस आए तो वो उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, समय को
समय के बाद, कुछ समय के बाद बात करते हैं, तुरंत आप देखेंगे मोदी जी कभी कमेंट नहीं करेंगे। अमित शाह जी उस तरह के नेता नहीं है। आपने देखा होगा जब भी उनको पार्लियामेंट में किसी ने टक्कर देने की कोशिश की है तो अमित शाह खुद आते हैं पार्लियामेंट में। हर मुद्दे, आपने पिछली बार भी जब मणिपुर का मुद्दा हुआ था, उनको कटघरे में रखा गया था, अमित शाह जी ने लीड करके भाषण भी किया था और विपक्ष को कटघरे में रखने की कोशिश की थी। तो अमित शाह जी एक ऐसे नेता है जो बैक स्टेप नहीं लेना चाहते, वो हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे लगता है 2002 का वो बड़ा चुनाव था गुजरात के दंगों के बाद, तो हम वो चुनाव गुजरात में कवर कर रहे थे। अमित शाह जी की एक रैली थी अहमदाबाद में और मैं और मेरे कैमरामैन वहां पहुंचे थे और जैसे ही मैं पीस टू कैमरा कर रहा था या लाइव की रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं उस मीटिंग को कवर कर रहा था, पीछे से कुछ लोगों ने मुझे पुश किया और एक दो ने लात मारने की भी कोशिश की, यानी पीछे से मुझे एक तरह से टक्कर देने की कोशिश की। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था, हमको वहां से हटकर कहीं और जाना पड़ा क्योंकि इमोशंस वर वेरी हाई, लोगों की भावनाएं, गाली गलौज चल रही थी, कई चीजें हो रही थी उस जमाने में। आपको मालूम होगा वो चुनाव जो था बड़े पोलराइज्ड, ध्रुवीकरण का वो चुनाव था दंगों के बाद। तो जब रैली खत्म हुई तो हम अमित शाह जी से मिले। मैंने कहा अमित शाह जी देखिए, कुछ आपके जो समर्थक थे उन्होंने हमसे इस तरह से अच्छा बर्ताव नहीं किया कि हमको पीछे से वो पुश कर रहे थे जब हम लाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो अमित शाह जी ने स्माइल किया और कहा राजदीप जी आप एक्सपेक्ट और क्या करते हैं, ये तो क्राउड है, कुछ तो होता रहेगा। तो देखिए अमित शाह जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कहेंगे नहीं नहीं सॉरी ये जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो तो बिल्कुल ओपन अपनी मैं 56 की छाती तो नहीं कहूंगा, 46 इंच की छाती कह लीजिए, लेकिन तैयार थे आपके सवाल का आपको एक तरह से टक्कर देने के लिए, खास करके पत्रकारों के लिए। उसी तरह से अपने प्रतिद्वंदी को भी टक्कर देने के लिए तैयार होते हैं। मैंने अपने एक किताब में लिखा है, एक बार गुजरात के जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, गृह मंत्री गुजरात में, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सभी बड़े अफसरों की, पुलिस अफसरों की, और उस मीटिंग में क्या हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ। एक इजरायली स्पाईवेयर जो स्पाइंग करती है, फोन टैपिंग करती थी, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और फिर उन्होंने सभी को कहा देखिए ये जो स्पाईवेयर है ना, ये कल आप पर भी आ सकता है, आपके भी कॉल्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो अमित शाह जो दिखता है वो अपने पीछे से नहीं, आगे से राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब पार्लियामेंट में नजर नहीं आते तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्या अब हर विपक्षी दल कह रहा है कि कुछ तो कुछ पक रहा है, क्योंकि अमित शाह जी ऑफिस आ रहे हैं, पार्लियामेंट के ऑफिस में बैठ रहे हैं, देर शाम तक मंत्रियों से बात करते हैं, स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे नहीं रहते हैं, यानी विपक्ष को मिल ही नहीं रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह ने कुछ रणनीति बनाई है, क्या वजह है इतने डिफेंसिव। जो व्यक्ति हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं वो इस पूरे जो 20 तारीख को हुआ उसके बाद बैकफुट पर क्यों चले गए हैं। एक कमेंट भी नहीं आई है उनकी, जो नॉर्मली वो तुरंत तैयार होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने तो वो फेमस स्टोरी तो मैंने बताई है, वो किस तरह से मेरे किताब में लिखी है, पहली चुनाव भी कैसे जीते थे वो लोग, पढ़े किताब और जानेंगे। अमित शाह कुछ चुनावी रणनीति में उन्होंने पीएचडी कर ली है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स भी एक तरह से ऐसी है जो मिसिंग इन एक्शन, MIA, जो पिछले एक हफ्ते, यानी ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। और इससे कहीं ना कहीं क्या प्रेशर में कर रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं। विपक्ष तो के एक नेता से मैं बात कर रहा था इस प्रोग्राम के पहले, वो तो डरे हुए हैं कि यार अमित शाह कुछ करेंगे क्या, कुछ नई रणनीति तैयार कर रहे हैं क्या डिलिमिटेशन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि क्या अमित शाह के मन में है। विपक्ष थोड़ा जरा सरप्राइज है कि इतने दिन राहुल गांधी सीधे उन पर हमले कर रहे हैं,
लेकिन आज तक अमित शाह जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। ठीक है, यही सवाल हिमांशु जी से ले लेते हैं। हिमांशु जी, मतलब बतौर पत्रकार ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि बतौर पार्लियामेंटेरियन भी अमित शाह का जो स्वरूप हमने देखा है वो बड़ा आक्रामक, अग्रेसिव रहा है, ऑन योर फेस जैसा रहा है कि अब हमने इसके पहले जो भी बिल पेश हुए उन बिल पर सरकार का पक्ष रखने की बात हो, विपक्ष की आपत्तियों या प्रश्नों का जवाब देने की बात हो, संसद में, बल्कि इस वाले 2024 वाले चुनाव के बाद अमित शाह जितने लोकसभा में सक्रिय नजर आए, प्रधानमंत्री भी उतने नहीं रहे हैं और बहुत मुखरता से, बहुत तार्किक तरीके से उन्होंने विपक्ष के सवालों को हैंडल टैकल भी किया है। पर इस एक मुद्दे पर अमित शाह की उपस्थिति क्या एक रणनीति है कि भाई किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, ये लोग जो है सरकार का चेहरा होंगे, ये लोग ढाल बन करके खड़े होंगे और अमित शाह को अनुपस्थित रहना ही इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए भले की बात है, पर उसके दोनों ही, उसका एक डेंजरस हिस्सा भी है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया होगा कि कौन सा रास्ता ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह का वहां मौजूद रहना या फिर अनुपस्थित रहना। हिमांशु जी, एक लाइन में ऐड कर दूं कुलदीप, मैंने एक कोई उनके जो नजदीकी कह रहे हैं, इतने वो प्रिपेयर करके जब वो स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, आप देखेंगे उन्होंने हर अंडरलाइन किया है, कलर में अंडरलाइन किया होता है, कैपिटल लेटर्स में, कहां से किस किताब से ये वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इसलिए सरप्राइजिंग है कि इतना बड़ा जब डिबेट हुआ वो बिल्कुल नजरअंदाज पार्लियामेंट में नजर ही नहीं आया। ये क्या है, रणनीति है हिमांशु जी या कुछ और है? ये देखिए, इसमें दो चीजों को आप समझिए। एक मैं आपको बता देता हूं कि पार्लियामेंट में वो रोज आते हैं, संसद भवन परिसर में आते हैं, रोज सदन में नहीं जाते, में आते हैं, अपनी रोज मीटिंगें करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये एक इस चीज को और छोटा सा चीज करते हैं तो संसद आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े मंत्री होते हैं जिनको रोस्टर ड्यूटी से बाहर रखा जाता है। तो रोस्टर ड्यूटी होती है हर 2 घंटे में, 3 घंटे में एक नया मंत्री, कैबिनेट मंत्री दोनों सदनों में रहेगा जब तक सदन चलेगा, क्योंकि सदन तभी चलेगा जब कैबिनेट मंत्री वहां उपस्थित रहेंगे। तो ये क्लियर आपने देखा होगा, कई बार सदन के अंदर विपक्ष कहते हैं कैबिनेट मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं है। एमओएस होते हुए भी कैबिनेट मंत्री की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोगों को उससे बाहर रखा जाता है। सरकार में है इसमें, इस सरकार में भी है, कई सीनियर मंत्री को इससे बाहर रखा गया। अब ये तो एक छोटा पार्ट हो गया। दूसरी चीज जो है, आप इसमें एक विपक्ष की छोटी सी गलती है, आप उसको टेक्निकल आधार पर देखिएगा। राजदीप जी, क्योंकि मुझसे लंबे समय तक उन्होंने जो है पार्लियामेंट को कवर किया, मैं इसलिए कह रहा हूं, विपक्ष पहले इस मांग को लेकर अड़ा हुआ था कि हम चर्चा चाहते हैं नीट पर, पेपर लीक पर। उसके बाद 20 तारीख के बाद से वो इस चीज पे और हो गया, जो लाठीचार्ज है, जो पैलेट्स गन का इस्तेमाल हुआ, उन सभी चीज को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता था, वो नहीं हो पा रही थी। इसी बीच जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है, सरकार जो प्रदर्शनकारी है उनकी बातों को स्वीकार कर लेती है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। प्रधानमंत्री जो है इंस्टाग्राम पर देर रात एक वीडियो जारी कर देते हैं कि कल कैबिनेट में एक बिल आएगा, प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर 2024 अमेंडमेंट बिल। ठीक है, सरकार इस चीज के लिए विपक्ष को एग्री कर लेता है कि ये बिल बहुत जरूरी है, इससे छात्रों में एक संदेश जाएगा कि पेपर लीक मामले पर पूरे देश के राजनीतिक दल, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, अब एक साथ एक मैसेज देंगे। उस पर कई राउंड की बातचीत होती है, स्पीकर बातचीत करते हैं और बीच का रास्ता निकलते हुए सभी विपक्षी दल मान जाते हैं। ये बिल जो है वो डीओपीटी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, प्राइवेट एग्जामिनेशन वाला। इसमें गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये बिल नहीं है। वो अगर चर्चा, ये कहते हैं ये बिल हम पास करेंगे, लेकिन चर्चा हो जाए, अगर चर्चा होती तो जवाब गृह मंत्री को देना होता, क्योंकि ये डीओपीटी से रिलेटेड बिल था। तो जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है वो राज्य मंत्री भी है और डीओपीटी मंत्रालय भी उन्हीं के अधीन आता है।
तो जवाब उनका बना। और इस पूरी चर्चा में आपने देखा होगा कि किसी दूसरे मंत्री ने इंटरवेंशन नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया है, अगर आप इस पूरे उसको देखेंगे तो। इसीलिए गृह मंत्री उसमें नहीं आए। नहीं, पर उपस्थिति तो सर, उपस्थिति की बात हो रही है, जवाब भले ही नहीं देते। ये बात सही है कि जितेंद्र सिंह का जवाब देना बनता था, मौजूद तो गृह मंत्री रह सकते थे ना। कुलदीप जी, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। अब उसमें उनकी उपस्थिति हो या ना हो, वो संसदीय परंपराओं के तहत सरकार या पार्लियामेंट्री अफेयर तय करता है कि उनको रहना है या नहीं रहना है। और ये मंत्री के विवेक पे भी है। नहीं, कोई राजनीतिक कारण नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगता आपको इसके पीछे एक राजनीतिक कारण होगा? क्योंकि इस अमित शाह पर बहुत विपक्ष हमलावर है। देखिए, ये सरकार की स्ट्रेटेजी थी कि आप इस पे चर्चा कर लीजिए और अपनी बात को यहां रख लीजिए। अरे हिमांशु जी, मेरी बात तो सुनेंगे आप? नहीं, क्योंकि आप मैं भटका नहीं रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं बिल जो था वो डीओपीटी में आता है, जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। लेकिन जो विपक्ष ने जो 20 तारीख के बाद मांग उठाई, खास करके जब पैलेट गन का मामला उठा, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने बार बार मांग उठाई कि गृह मंत्री वहां आए और इसका जवाब दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कम्स अंडर होम मिनिस्टर। उसके बाद ऐसा लगा जैसे अमित शाह जी संसद में नहीं आना चाहते, इस सवाल का वो जवाब नहीं देंगे और सब जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह पर छोड़ी। वहां राजनाथ सिंह भी बैठे थे, आपने देखो जेपी नड्डा भी बैठे थे, लेकिन अमित शाह जी बैठे भी नहीं। आप खुद मान रहे हैं कि अमित शाह जी रोज पार्लियामेंट में आ रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर नहीं बैठ रहे हैं। अरे राजदीप जी, मैंने वही कहा, आप उसको थोड़ा सा और मैं आपके लिए और सिंपलीफाई कर देता हूं। अब है क्या कि अगर वो चर्चा की मांग पे अड़े रहते हैं और ये कहते हैं ये बिल तब पास होगा जब इस पे चर्चा हो जाए, तो बिल्कुल इसका जवाब गृह मंत्री देते। लेकिन विपक्ष ये मांग तो करता रहा। ठीक है, जवाब की बात नहीं है सर, बात यह है कि ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ लोकसभा में, उसमें जो तमाम ध्वनियां इसके पक्ष में उठी, उसमें गृह मंत्री की ध्वनि भी नहीं थी, वहां उपस्थित नहीं थे। मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास सर, मतलब सरकार के लिए महत्वपूर्ण बिल है ये। मैं बिल्कुल सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तरीके से मैं जो कहना चाह रहा हूं कुलदीप जी और राजदीप जी, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सरकार की एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसमें विपक्ष ट्रैप में आ गया कि अब कभी जो है जो बातें विपक्ष को अपनी कहनी थी, मैंने कहा आंदोलन को लेकर, नीट पेपर लीक मामले पर जो गृह मंत्री से जवाब चाहिए थे, वो सारी बातें उन्होंने इस बिल की चर्चा के दौरान कह दी। वो बिल का जवाब, अच्छा ठीक, मैं वही कह रहा हूं, अजब है। मैं अजब नहीं कह रहा, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं। नहीं, अजब है। विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री आकर सफाई दिल्ली पुलिस की फायरिंग की पैलेट गन की फायरिंग कह रहा हूं, अगर वो ये इस बात पे अड़ते कि नहीं हम बिल पास कराएंगे लेकिन पहले इस पे चर्चा हो जाए, वो कल मंडे को कर सकते हैं। मंडे को कहेंगे अमित शाह जी जब तक नहीं आए तब तक संसद नहीं चलेगा, वो विपक्ष के ऊपर है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो नहीं हुआ उसके लिए कहा मैंने, इसको प्रक्रियागत अवरोध कहते हैं, जो बता दिया आपने। प्रोसेस में इतना रणनीति है सरकार की, उसमें वो अभी तक सफल हुआ। मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, रणनीति। रजत सेठी के पास जा रहा हूँ। रजत जी, मतलब आप, और एक और चीज बता देता हूं आप संक्षेप में प्लीज। दो चीजें, हाँ बिल्कुल संक्षेप में। जो वंदे मातरम बिल पास हुआ, वो लोग राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, लोकसभा में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दोनों ही जगह से ये बिल जो है वो पास हो गया। अब क्योंकि अगर इस बिल पर चर्चा होती तो जाहिर तौर पर इस बिल पर गृह मंत्री आके जवाब देते, लेकिन हो हल्ला हंगामा होता रहा और हो हल्ले हंगामे के अंदर सरकार ने ये बिल जो है वो पास करा दिया। अरे लोकसभा में चर्चा भी हुई इस पर, बात नहीं कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं बिल्कुल नहीं चर्चा। लोगों ने अपने बात तो रखे ना लोकसभा में, मैंने कहा जो वहां भी गृह मंत्री नहीं आए, नित्यानंद राय आए। अरे मैं नहीं हुआ चर्चा, मैंने आपसे कहा नित्यानंद राय आए, अमित शाह जी नहीं आए। मैं वही कह रहा हूँ, नित्यानंद राय आए, उन्होंने इसको पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए मूव किया। पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया और फिर पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए मूव किया।
राज्यसभा में हंगामे में जो है ये पास किया गया, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। लोकसभा में भी जो है ये हंगामे में पास किया गया, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। मैं रजत सेठी के पास मेरा जा रहा ये हूं। बिल्कुल क्लियर है ठीक है कि विपक्ष को पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के तहत जो है वो जो सरकार को घेरना था, शायद उसमें विपक्ष नाकाम रह गया। बस इतना ही कहना है। ठीक है रजत जी, बीजेपी के लिए एक ज्यादा हार्मफुल लाइन या ज्यादा पॉलिटिकली डेंजरस लाइन कौन सी है? अमित शाह का सदन में आकर के विपक्ष के आरोपों का जवाब देना कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का निर्देश किसने दिया था, या इससे विपक्ष के आरोप जो है राष्ट्रीय बहस बन सकते हैं, इसकी चर्चा हो सकती है, ये फ्रंट पेज हेडलाइन बन सकता है, या उनका चुप रहना इस विषय पर या अनुपस्थित रहना सदन से, और कांग्रेस को ये कहने देना कि देखो देश के गृह मंत्री जवाबदेही से बच रहे हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं। दोनों में ही एक प्रॉब्लम है कि एक सिनेरियो में कांग्रेस कह सकती है कि गृह मंत्री तो बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो लगातार पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के आदेश किसने दिए, पैलेट गन किसके कहने पे चलाई गई, डीसीपी ने तो आदेश दिए बट उनको क्या ऊपर से आदेश दिए गए थे। और दूसरी स्थिति है कि इन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करें अमित शाह, जिससे फिर से ये राष्ट्रीय हेडलाइन बन सकती है, फिर से ये मुद्दा बच्चों पर लाठी और पैलेट गन चलाए जाने का मुद्दा, इसको और हवा मिल सकती है। रजत जी। कुलदीप जी, मुझे इतना महीन तो समझ में नहीं आता, लेकिन जितना मैं मोटा मोटा समझ पाया हूँ, मुझे ये लगता है कि ये विपक्ष ने भी खून चखा। उनको जब लगा कि कैबिनेट मंत्री का रेजिग्नेशन हो सकता है, तो वो खून चखने के बाद उनको लगा कि अब और शिकार करना चाहिए और शिकार पे निकलना चाहिए, और इसके लिए मुझे लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने सोचा कि ये निरर्थक डिबेट है, इसमें अब घुसने से नुकसान ही है, और बिना मतलब जो अटेंशन डिफ्लेक्ट हुई है, जिस तरह से सरकार ने 2 कदम पीछे लिए, उस पे फोकस ना रह के वापस से फोकस आ जाएगी, और उसका चेहरा बनने से उनको ही चेहरा बनाया जाता, और एक निरर्थक सी बहस वापस से शुरू हो जाती, जिसमें कि जो कांग्रेस की मांग रही है, वो कांग्रेस की मांग को केंद्रीय भूमिका मिल जाती। तो वो क्यों आईबॉल्स देना, क्यों न्यूज़पेपर को हेडलाइन देना, उन्होंने डक करने की कोशिश करी है इस बार। और इसमें मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप से जो स्ट्रेटेजिक माइंड उन्होंने अप्लाई किया, और उसके तहत उन्होंने हटाए वहां से। और कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है, आप उनके ही सांसदों को देखिए अलग अलग टीवी चैनल्स में कितनी सीरियस है इस डिमांड को लेके, वही नहीं क्लियर है। ऐसे तो अगर बात होने लगे तो इनके जितने भी राज्य में इनके सरकारें हैं, हर जगह के होम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये बेतुकी बातें हैं। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर सारे जितने सीआरपीएफ हैं या दिल्ली पुलिस है, उसके ऊपर वो शोध कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज आए, सब कुछ समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या ऐसा एस्केलेशन हुआ जिसकी वजह से ये गन्स यूज की गई, क्या सच में स्थिति इतनी खराब थी कि नहीं थी खराब। तो इसमें पिन पॉइंट करना कि कोई इंडिविजुअल ने खुद अपने वॉल्यूशन से इस पूरी प्रक्रिया में पैलेट गन का इस्तेमाल किया या उसको स्पेसिफिक ऑर्डर्स मिले थे, ये सब चीजें इसकी जब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये सब खुलासे होंगे। इसका बिना मतलब चेहरा क्यों बनाना है किसी को। और मुझे लगता है कि ये रणनीतिक रूप से सही किया उन्होंने, कांग्रेस को और एम्युनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और क्लियरली आपने भी देखा है कि उनका कांग्रेस का कहीं से ये तो नहीं लगा कि बच्चों का जो बच्चों ने किया उनके लिए कोई वेदना हो उनके मन में, क्योंकि उनका रेफरेंस ही नहीं किया राहुल गांधी ने पूरी बहस में। वो भी केंद्रीय मुद्दे से दीपके को और सौरभ दास को, बाकी जो कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको केंद्र पे आते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो ये तो विपक्ष भी समझ रहा है कि उसको भी स्ट्रेटेजिकली हीरो बनना है। वरना अगर आप ये पूरा मुद्दा सीजेपी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हटा दें अगर, तो ये जो मोमेंट था, भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत के आई थी, वो कितना बड़ा एक ऐतिहासिक मोमेंट हो सकता था। पूरे थंडर के साथ पार्टी लोकसभा में आती, एक अच्छा प्रभाव छोड़ती, तो वो भी मिस हुआ। प्लस ये पूरी चीज घटनाक्रम इस तरह से पैन आउट हुआ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो उसके शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने ये सोचा होगा कि ये विषय की इमोशंस जो हैं उसको पहले खत्म होने देना चाहिए, डिप्लीट होने देना चाहिए, और ऑपोजिशन को बिना मतलब और अस्त्र शस्त्र नहीं देने चाहिए इस विषय पे। इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन था। अब बहुत सारी, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि संघ और भाजपा काफी प्रयास कर रहे हैं कि इसको रीडिजाइन, अपने आप को रीपैकेज कैसे कर सकें, कैसे कम्युनिकेट कर सकें कि इन्होंने जो काम किए हैं छात्रों के लिए और बाकी सब जगहों में, उनको और सहज तरीके से बच्चों के सामने कैसे रखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कई नए प्रवक्ता भी आएंगे, हो सकता है कई जेन जी के प्रवक्ता भी आए जो कि वो भाषा बोल सके जो ये आने वाली जनरेशन को समझ में भी आए। और जेन जी सारे आंकड़े यही बता रहे हैं कि डिटर्मिनिस्टिक वोट होगा इनका,
ये मिलेनियल्स को भी पीछे छोड़ेंगे वोट शेयर के संख्या में। तो ये इतना जरूरी एक महत्वपूर्ण वोट बेस है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी खोना नहीं चाहेगी। तो डैमेज कंट्रोल है आउट एंड आउट, और सारी प्रक्रिया सिर्फ डैमेज कंट्रोल की दृष्टि से ही देखी जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज और रजत बता दीजिए कि संघ के फीडबैक की आपने बात की, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, बहुत सारे लोगों के लिए वो सरप्राइजिंग था। बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था कि सरकार झुकेगी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। सरकार ने एक प्रशासनिक कदम तो उठाया, शिक्षा मंत्री ने नैतिक आधार पर स्वयं इस्तीफा दिया, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन क्या इस आंदोलन के भावनात्मक और राजनीतिक पक्ष को, इसका जो इमोशनल और पॉलिटिकल साइड है, उसको पढ़ने में सरकार से या तो चूक हुई या देर हुई? ये एक रियलाइजेशन विद इन गवर्नमेंट, विद इन संघ परिवार है या नहीं है? दो तीन चीजें लगती हैं कि जितने भी प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट हुए हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और सरकार थोड़ा सा दो कदम पीछे ही नजर आई है। उन्होंने लगातार गोल्डन आवर जो होता है जिसमें आप डिफ्यूज कर सकते हैं टेंशंस को, वो मिस हुआ है। वो पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा सटायरिकल मोमेंट था, उसको उन्होंने ये सोचा कि हंसी मजाक है, ये सीरियस उतना नहीं है जितना होना चाहिए था उनके एस्टिमेशन में। और इंटेलिजेंस में जितने तमाम ऑफिसर्स थे, किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं कंसिडर किया। एक तो जनरेशनल गैप इतना सिवियर है, जितने भी लोग सीनियर ऑफिसर्स होंगे सब 60 साल के आसपास के होंगे, ये सारे युवा 18-19 साल के हैं। ये किन भाषा में बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस सिग्नल को सीरियसली लेना है, किसको सीरियसली नहीं लेना, ये सरकार ये नब्ज पकड़ नहीं पाई। और ऐसा कई बार हुआ है, 2-3 बार हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि जिस सही समय डिफ्यूज करना था नहीं किया गया, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पार्टी को, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे वो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो। तो संघ भी, मुझे नहीं लगता संघ के बड़े अधिकारी भी जनरेशनली इन ट्यून है, इन सिंक है कि ये इस युवा पीढ़ी को क्या चाहिए। और मैं जेनजी का ऐसा कुछ नहीं कि बहुत विशेष है ये जनरेशन। जब राजदीप जी 18-19 साल के रहे होंगे तो भी वो ऐसे सोचते होंगे, और जब मैं 18-19 साल का था और कॉलेज में था, तब भी मैं लगभग इसी तरह सोचता था। तो जनरेशन से के किसी टैग से ज्यादा ये युवा हैं, और युवा का को कैसे उसका गुस्सा बाहर निकलता है, वो लगभग हर बार बराबर ही होता है, हर बार सेम होता है। संघ ने, मुझे लगता है कि और इसके ऊपर मंथन किया है। अभी भी एक बैठक हुई थी कन्याकुमारी में, जिसमें सारे बड़े लोग बैठे थे, और इस विषय में गंभीर चर्चा हुई कि और कैसे आउटरीच किया जाए, क्योंकि संगठन का लगातार काम होता है कन्फ्रंटेशन की जगह कोऑप्ट करना, लोगों को दिलों को जीतना, और किसी से भी बैर नहीं करना। इस पूरे फ्रेमवर्क को लेके कैसे वो अपने आउटरीच को जनरेशन जी और युवाओं के तक लेके जाए, इसके ऊपर गहन मंत्रणा हुई है। अब देखिए क्या प्रभाव रहता है, बट आमूलचूल मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन प्लान ऑफ एक्शन पार्टी को बदलना होगा। और ये 2024 से, मैं भी लल्लन टॉप पे जब पहली बार आया था लोकसभा चुनाव के बाद, मेरा सबसे पहला इंटरवेंशन यही था कि ये यूथ को अलग भाषा समझ में आती है, और हम लोगों को पार्टी को इस तरह से प्रयास करना होगा कि इनसे रिकनेक्ट एस्टैब्लिश हो। जो 14 में जिस तरह का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता था, वो अब नहीं चलेगा। प्रयास होना शुरू हो गए, आपने देखा होगा। जी, मैं वर्टिकल रील्स देख रहा हूं, प्रधानमंत्री भी डाल रहे हैं और बाकी कैबिनेट के लोगों को भी कहा गया है इंस्टाग्राम पे सक्रिय होइए। कांग्रेस की बात करते हैं। आदेश रावल हमारे साथ हैं। आदेश भाई, ये बताएं कि अमित शाह तक अब इस आंदोलन के दूसरे चरण को ले जाया जाएगा, जो कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया, उसको अब कांग्रेस आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह तक लेकर जाएगी और उन पर सीधे आरोप लगाएगी। कोई दस्तावेज या कोई सबूत नहीं है इस बात का कि आदेश उन्होंने ही दिए, बल्कि डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का ये बयान भी है। उन्होंने कहा कि फायरिंग का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, ये तो कोई डीएम और अधिकारी स्तर का व्यक्ति देता है, राहुल गांधी को इसकी भी जानकारी नहीं है। इसको अखिलेश यादव ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि आपको अपने समय पर जब आप पर उंगली उठी तो ये बात याद आई है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया, पर वो इशारा कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोप भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से उठाती रही है। तो वो भी अधिकारियों ने आदेश या मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था, ये इशारा था। पर ये क्यों, कैसे, कब तय किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर बढ़ना है, अब उन पर आरोप लगाने हैं? ये रणनीति कब तय हुई? कुलदीप, इस पे छोटा सा एक मैं बात जोड़ रहा हूँ, सॉरी आदेश, इसके लिए अखिलेश यादव ने पिछले सत्र के अंदर जो है
ये कहा था जब अनुराग ठाकुर से उनका एक लंबा बहस हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको जानकारी लेनी है तो वो जानकारी लीजिए कि गोली चलाने का आदेश जिसने दिया था, आज वो राम मंदिर बना रहे हैं, उनका सीधा सीधा इशारा वो नृपेंद्र मिश्रा पे था जी। इसकी शुरुआत करूं उससे पहले राजदीप को कहना चाहता हूं, राजदीप सर आपने बहुत लोगों को कहाँ पहुंचा दिया, हमारा भी आप करके देख लो। दूसरी बात, इसके 2-3 पहलू हैं कुलदीप आपके सवाल के, कि ये स्ट्रैटेजी कब बनी कि आपको अमित शाह पे अटैक करना है। दरअसल राहुल गांधी और उनके स्ट्रैटेजिस्ट को लगता है कि सरकार का जो सबसे मेन लक्ष्य इस सेशन में है वो है परिसीमन का विधेयक जो लाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने अप्रैल में ही शुरू कर दी थी, जिस दिन बंगाल के चुनाव से पहले ये विधेयक संसद के अंदर गिर गया था, जिसमें इनकी मंशा है कि ये 800 प्लस सीटें उसमें करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से इस विधेयक को और कब तक रोकना है, डिरेल करना है, ये स्ट्रैटेजी है इसके पीछे की, पहली बात। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से ही इस बात की स्ट्रैटेजी बना ली गई थी कि अगला जो अटैक होगा वो अमित शाह के ऊपर होगा राजनीतिक रूप से, क्योंकि जिस हिसाब से जो 3 मांगे राहुल गांधी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे थे कि 3 मांगे हैं, पहला मंत्री का इस्तीफा, और दूसरा कि जिन लोगों ने इस बात के निर्देश दिए कि छात्रों को लाठी मारनी है, पैलेट गन मारनी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर जब आरएएफ या दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो उसका सीधा संबंध अमित शाह के ऊपर आएगा, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई या तो अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में इस बात के ऑर्डर दिए कि छात्रों को लाठी मारो, या जमीन पे जो भी स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल करो, उसमें लाठी मारने की आवश्यकता लाठी मारो और पैलेट गन की आवश्यकता पैलेट गन चलाओ, या जो भी परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है वो सब करिए। बोला हम ये मान सकते हैं। दूसरी परिस्थिति ये है कि गृह मंत्री को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनकी फोर्सेस क्या कर रही हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और तीसरी परिस्थिति ये है कि इसका फैसला ऊपर से हुआ, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के निर्देश दिए, क्योंकि मैं ये बात नहीं मान सकता हूं कि अमित शाह के मंत्रालय का फैसला प्रधानमंत्री का दफ्तर कर सकता है। प्रधानमंत्री तो कर सकते हैं, दफ्तर नहीं कर सकता है, क्योंकि अमित शाह जो है वो उत्तराधिकारी हैं मोदी के, डिफैक्टो उनको माना जाता है। चर्चा इस बात की भी चल रही है देश में कि हो सकता है कि अगले रिशफल में उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, वो एक अलग विषय। तो अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें बता दो कि भाई किसके निर्देश पे इन छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के निर्देश दिए गए, क्या वो पुलिस के थे, क्या वो आरएएफ थी, कौन था, अमित शाह थे, पीएमओ का ऑफिस था, या खुद प्रधानमंत्री थे, या इसकी जानकारी गृह मंत्री को नहीं थी। तो इन सारी परिस्थितियों में जब आप देखेंगे तो इसमें विपक्ष जो है वो बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहा है, क्योंकि इन तीनों ही परिस्थितियों में सरकार सीधे सीधे फंसती है कि उन्होंने इस देश के जेनजी को, इस देश के युवा को, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जो अपनी मांग को लेकर कर रहे थे कि आपने उनके ऊपर पैलेट गन चलाई। आज सरकार के लिए ये एक इतनी बड़ी समस्या होगी है कि वो कैसे स्वीकार करे कि इस सरकार में छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई। डे 1 से दिल्ली पुलिस ने मना किया, लेकिन पढ़ते खुलती गई और अब तो पूरी कलई खुल गई है कि हाँ छात्रों पे पैलेट गन चली है, लाठियां चली हैं। एक विजुअल तो ऐसा है कुलदीप जो मैं देख के हैरान हूं कि एक बच्चे को, एक लड़के को पुलिस वाला ऐसे उठाता है, उसको कमर के बल सड़क के ऊपर पटकता है। मैं सोच रहा था इसका अगर सर लग गया होता सड़क के ऊपर तो मर जाता हूं। एक जो लड़की जूझ रही है आरएमएल में, वो स्थिति लड़के की भी होती। तो इतनी बर्बरता ये कहां से लाते हैं पुलिस वाले। तो ये जो इन्होंने किया है ना, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। जितना मेरे दोस्त हिमांशु बता रहे थे कि क्यों अमित शाह नहीं आते हैं, रोस्टर होता है, ये होता है, वो होता है, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जवाब नहीं देने के लिए। क्या कहेंगे संसद के अंदर है कोई जवाब देने के लिए? किसने चलाई गोली, पैलेट गन किसने चलाई, लाठियां किसने मारी, क्यों पीटा छात्रों को? जवाब नहीं है। और ये हर घर का मुद्दा है, किसी एक राज्य का भी नहीं है, पूरे देश का है। सबको इस बात से तकलीफ है। और प्रधानमंत्री जी ने ना इस्तीफा लिया नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का, छात्रों ने इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान का। और इन्होंने नफा नुकसान का एक वो बनाई बैलेंस शीट और कहा कि ये नफा है, ये नुकसान है। तो बोला कि इस्तीफा नहीं लेंगे तो नुकसान ज्यादा है, तो इस्तीफा ले लिया।
धर्मेंद्र प्रधान मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्योंकि अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो अगला नंबर आपका था। ये छात्र आपकी बात करते, रात को 12 बजे फ्रंट कैंप से इंस्टाग्राम पे जनजी से संबोधन करना, यानी आपके पास ये फीडबैक था, आपकी टीम ने आपको दिया कि नहीं ये जो मुद्दा है ना ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये हर घर में जा रहा है, ये यूपी में है, ये पटना में है, ये मुंबई में है, ये देश के अलग अलग कोने में फैल रहा है। सरकारी तंत्र ने पूरी रिपोर्ट दी, तब जाके छात्रों के दबाव में इस्तीफा हुआ है और नफा नुकसान का हिसाब लगा के इस्तीफा लिया गया। लेकिन सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कुलदीप कि छात्रों पे पैलेट गन चलाने के निर्देश किसने दिए। मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड ये बता देता हूं जानकारी, इसलिए अमित शाह नहीं आ रहे हैं संसद के अंदर। ठीक है, 20 जुलाई को कम से कम 3 शख्स पैलेट गन की जद में आए हैं। तीनों के बाकायदा मीडिया में इंटरव्यू अलग अलग जगह छपे हैं। इनमें से एक साहिल को राहुल गांधी ही मीडिया के सामने ले आए थे। पैलेट गन को झेलने वालों में 2 और जो नाम है, प्रशांत कुमार और शेख इरशाद। शेख इरशाद से ललन टॉप ने भी बातचीत की थी और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास अस्पतालों की वो पर्चियां हैं जिनमें मेंशन्ड है कि पैलेट गन की इंजरी है। तो हिमांशु जी ये कुलदीप जी कल के शो में एक लड़का मेरे शो पे लाइव आया था स्टूडियो में, इरशाद ही नाम था मुझे लगता है उसका, इरशाद। वो लाइव आया था और उसने पूरी जिसे पैलेट गन लगी है उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है, कब है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने ये पुष्टि ने, ना केंद्र सरकार ने ना दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि पैलेट गन चलाए गए। आप जानिए कि वहां जितेंद्र सिंह जी ने भी, मंत्री जी ने भी हाउस में नहीं कहा कि पैलेट गन चलाए गए हैं, जबकि आप देख रहे हैं उसका चेहरा, उसकी जो रिपोर्ट्स है सब हमारे पास है, जिससे साफ है कि अस्पताल रिकॉर्ड्स में उनको लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में रखा गया था, उन पर पैलेट गन चलाई गई थी और वो बिल्कुल निहत्थे थे। वो कोई स्टोन पेल्टर नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो उनके बैग में एक लैपटॉप था, वो काम करते हैं गुरुग्राम में एक कंपनी में, वो गए थे वहां स्टूडियो युवाओं का समर्थन देने, क्योंकि वो उनकी भी एक जमाने में वो मुझे कह रहे थे उनकी मंशा थी कि वो नीट एग्जाम करे, नहीं कर पाए, नहीं पास कर पाए, लेकिन वहां चले गए थे। अब ये जो इमेजेस हैं, अब उसका कैसे आप उसका क्या जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ये सच्चाई है। और दूसरी बात जो अभी आदेश जी ने कही उससे मैं जोड़ता हूं, कुछ आपकी बात, कुछ जो विपक्षी नेता है वो चाहते थे यार पहले चर्चा हो, पार्लियामेंट चले, सदन चले। राहुल गांधी अंत तक अड़े रहे थे। उस मीटिंग में भी वो कह रहे थे नहीं, पहले हमने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। बाकियों ने कहा नहीं पहले डिबेट कर लीजिए। एंड में डिबेट हुआ, फिर राहुल गांधी ने वो मौका उठा लिया सेकेंड डे ऑफ डिबेट में, जहां उन्होंने डायरेक्टली अमित शाह जी को टारगेट किया। अब कुछ लोग कहते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शंस वर गिवन, यानी आदेश अमित शाह जी ने दिए थे बगैर किसी प्रमाण के, वो उनकी गलती थी। उसके तुरंत बाद 4 घंटे बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा नहीं या तो वो इनकॉम्पिटेंट है या वो कल्पेबल है, क्योंकि या तो उन्होंने आदेश दिए या उनको जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है अपने जो करीबियों को और विपक्ष को कि जब तक आप अमित शाह जी को नहीं टारगेट करते तब तक राहुल गांधी को लगता है ये सरकार अमित शाह जी चला रहे हैं इस समय, बिकॉज अमित शाह जी इज द क्लोजेस्ट टू मोदी जी और डिसीजन मेकिंग अमित शाह जी चला रहे हैं। फिर वो मुख्यमंत्री के नियुक्ति के हो, कई जो डिसीजंस है। तो राहुल गांधी के मन में ये बैठ गया है कि अमित शाह जी को जब तक आप टक्कर नहीं देंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। और समवेयर डाउन द लाइन, जो अभी आदेश जी ने कहा, उनको लगता है डीलिमिटेशन एक बार अगर इस सेशन में आ जाए तो उसको कैसे आप रोके और विपक्ष को कैसे इकट्ठा करें। विपक्ष की भी समस्या है क्योंकि विपक्ष भी बिखरा हुआ है। डीएमके जो है वो पूरी तरह से सरकार के विपक्ष के साथ नहीं है। वो जब वॉकआउट हुआ कल राज्यसभा में, डीएमके उस वॉकआउट में शामिल नहीं था। आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल आपके साथ नहीं है। तो राहुल गांधी की का प्रयास है विपक्ष को एकजुट करना। एकजुट कैसे करें? एक टारगेट रखो। टारगेट कौन? अमित शाह जी। अमित शाह जी कौन? क्योंकि ये जो मामला हुआ है वो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, उसका कोई डायरेक्ट जवाब भी सरकार दे नहीं पा रही है। और अमित शाह जी को टारगेट करके आप प्रधानमंत्री जी को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की एक आपने देखा स्ट्रैटेजी होती है शूट।
बाकी लोग कह रहे नहीं नहीं बच के रहिए, इस तरह के मत कहिए बात। चिदम्बरम जी मेरे प्रोग्राम पर आए थे, उनको मैंने बार बार कहा, डू यू अग्री विथ व्हाट राहुल गांधी सेड, कि वो पैलेट गन अमित शाह जी के इंस्ट्रक्शंस पर किए गए। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, मैंने सुना नहीं जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा। तो ये कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो इस तरह से डायरेक्ट आरोप करने से बचते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो स्टाइल है वो है डायरेक्ट अटैक करो, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है, लेकिन करना तो है। तो ये एक स्टाइल का भी सवाल है कि राहुल गांधी की ये स्टाइल है कि चलो डायरेक्ट हमला करते हैं किसी तरह। और उन्होंने किसी को कहा कि पार्लियामेंट में अंदर बैठकर कुछ नहीं होने वाला, ये सब आपको बाहर करना पड़ेगा। जब तक आप जनता के बीच में ये नहीं करोगे तब तक ये नैरेटिव आप नहीं बना पाओगे। तो ये नैरेटिव की भी लड़ाई है। हिमांशु जी, संसद में अब से पहले पिछले 12 साल में कई बार ऐसा मतलब कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से मुद्दे उठाने की कोशिश की गई, अलग अलग मसलों पे मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की गई। रफाल का मुद्दा हो, तमाम अन्य मुद्दे हुए, उद्योगपतियों के नाम लेकर के कई बार उन्होंने प्रयास किए, पर ऐसा बहुत अक्सर कभी दिखा नहीं कि संसद में विपक्ष जो है हावी हो रहा है सत्ता पक्ष पर। सत्ता पक्ष के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात कोई छिपी नहीं है कि उनके पास वाकपटु वक्ताओं की एक फौज है, एक लंबी फहरिस्त है, जो अच्छे से तार्किक तरीके से बात रख सकते हैं, रैशनल तरीके से किसी भी जवाब को पॉइंट बाय पॉइंट खारिज कर सकते हैं। लेकिन जब विपक्ष के पास सजी हुई थाली है और सत्ता पक्ष थोड़ी सी मुश्किल में है कुछ प्रश्नों को लेकर के, तब बड़े लीडर्स का अनुपस्थित हो जाने की एक रणनीति पर नैतिक प्रश्न उठ रहे हैं। क्या ये बात सही है? एक रिपोर्टर हमें ये बता रहे थे कि आपने देखा ऐसा, सदन में आप वहां रहे होंगे, कि जब राहुल गांधी गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे थे तो किरण रिजिजू को एक पर्ची पास की गई सांसद की ओर से, जो भारतीय जनता पार्टी के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम देखते हैं। इसका क्या ये, और उसके बाद किरण रिजिजू अचानक आक्रामक हुए विपक्ष पर, क्या इसका ये भी अर्थ है कि इस तरह के हमले के लिए बीजेपी तैयार नहीं थी, कि सदन के भीतर फिर एक तत्काल में एक जवाबी रणनीति बनानी पड़ी और यूं लगा कि कम से कम 2 दिन कम से कम विपक्ष पूरी तरह से हावी रहा सत्ता पक्ष पर सदन में? हिमांशु जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट मैं करूंगा, म्यूट वहां से हो रहा है। राहुल गांधी भी यही वहां कहते हैं। पे राहुल गांधी का जो तर्क है वो ये है, म्यूट भी वही से होता है, अनम्यूट भी वही से होता है। संसदीय परंपराओं में जो है मैं बात कर रहा था। पर्ची पास की गई थी अनिल बलूनी की ओर से, मैं नाम ले लेता हूं। देखिए ये मैंने नहीं देखा पर्ची पास की गई वो अब पर्ची में उसमें क्या लिखा था नहीं लिखा था, अगर की भी गई मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूं, सरकार की जो स्ट्रेटेजी थी वो उसमें कामयाब हो गई। इसमें आदेश, फिर मैं आपसे कह रहा हूं और राजदीप सिंह जी से भी, अभी राजदीप जी ने कहा कि राहुल गांधी अड़ गए, वो ठीक है अड़ गए, लेकिन अंततः आप बिल पे चर्चा के लिए तैयार हो गए। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, फिर कुलदीप जी आप कहेंगे कि आप पिछले उदाहरण दे रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी ना, तो रिटेल में एफडीआई को लेकर सरकार ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। और मैं जानता हूं कि उसके बाद से कोई बहुत बड़ा फर्क जो है रिटेल के जो शॉपकीपर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क तब नहीं पड़ता होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। एक शब्द, एक कोमा हटाने के लिए एक दिन लगा रेजोल्यूशन तैयार करने में। प्रणब मुखर्जी और बाकी सीनियर मंत्री उस रेजोल्यूशन को तैयार करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर करते थे, फिर पढ़ा जाता था, फिर उसमें कोई कमी बेशी होती थी। और मैं कह रहा हूं सिद्धार्थ वरदराजन एक अंग्रेजी अखबार में थे, उन्होंने उस ड्राफ्ट के अंदर जब पढ़ा और उन्होंने स्टोरी की कि ये फुल स्टॉप और एक शब्द गलत है इसमें, जिससे अर्थ बदल सकता है पूरे ही उसका रेजोल्यूशन का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अड़ गई थी। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, मैं राजदीप जी को भी कह रहा हूं। और मैं सिद्धार्थ वरदराजन जी को नहीं जानता, राजदीप जी जानते होंगे, मैं बाय नेम जानता हूं, लेकिन उनसे बातचीत नहीं है। राजदीप जी की होगी क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं, वो इस फैक्ट को भी चेक कर लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष चाहेगा चीजों को, विपक्ष को मुद्दों से हटाने का काम करेगा। विपक्ष का काम है मुद्दे पे अड़े रहने का।
जब आपने एक स्टैंड ले लिया कि पहले चर्चा हो जाए, फिर सरकार बिल लेके आई, आप बिल पे चर्चा कर गए, और जो चीजें आपने चर्चा में कहनी थी वो बिल में कह गए। बिल संबंधित है डीओपीटी मंत्रालय से। दूसरा, क्योंकि लाठीचार्ज की बात की आदेश ने, पैलेट गन शब्द का एक बार उच्चारण तो कर दीजिए। आप तो बार बार बिल और मैं तो कह ही रहा हूं पैलेट गन का, मैंने पहले भी कहा लाठीचार्ज, पैलेट गन तो खैर बहुत कम यूज में आती है। जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और कोर्ट का आदेश है कि पैलेट गन का यूज नहीं होना चाहिए। देश को मैं पूरी जानकारी दे देता ही होगी उनके पास। जम्मू कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, कोर्ट का आदेश है। अगर मैं सही से तथ्यों को जानता समझता तो पैलेट गन का यूज नहीं कर सकते। पर हुआ है ये कश्मीर के लिए स्पेसिफिक कोर्ट का था, कश्मीर के लिए था वो, जिसका जिक्र अभी आदेश कर रहे हैं। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया, जय माल्या बागची की बेंच, और उसमें ये कहा गया कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते हैं पैलेट गन के इस्तेमाल पर, लेकिन एक एसओपी होना चाहिए, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक क्रमबद्ध रिस्पॉन्स होना चाहिए। किस मौके पर किस मौके पर वाटर कैनन होगा, किस मौके पर टीयर गैस होगी, कई एसओपीज हैं। आप 3 बार अनाउंस कीजिए, फिर वो कीजिए, तमाम चीजें हैं। लाठीचार्ज से पहले आपको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, टीयर गैस से पहले करना पड़ेगा, टीयर गैस के बाद आपको करना पड़ेगा। लाठीचार्ज कोई भी सरकार हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र में सरकार किसी की रही हो, ये होता रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, AK-47 बिहार में जनता पर चलाना होता रहा है। दिल्ली जैसे शहर में पैलेट गन का इस्तेमाल होता रहा है। मैंने लाठीचार्ज का भी, क्योंकि आदेश ने लाठीचार्ज का कहा था, मैंने कहा लाठीचार्ज हुई है, ऐसा नहीं है। कई प्रदेशों में गोलियां भी चली हैं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के द्वारा गोली चल रही थी। शिवराज सिंह की सरकार थी, किसान आंदोलन था रतलाम में जी, मंदसौर में। तो मैं सही चीज कह रहा हूं, ये हुआ है। इसमें कोई जवाब गृह मंत्री दे, कौन दे? ये जहां जहां सरकारें होंगी, जहां जहां जब प्रोटेस्ट होगा, ये हुआ है। गलत है, लेकिन सरकारें करती हैं। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है, मार्च निकाला जा रहा था, ये भी ठीक है। एक घटना बता रहा हूं आपको, कोई उसको हो सकता है मुझे ट्रोल करे लोग, क्योंकि मेरे पास सिर्फ घटना ही है, क्योंकि जिक्र आदेश कर रहे थे। तो बाबा रामदेव का जो प्रोटेस्ट है ना, वो भी बड़ा पीसफुल था। कौन सा वाला? वो रामलीला मैदान जब रात को सोते हुए लोगों को मारा गया था। देखिए, मैंने ये कहा, जब स्थितियों को देखते हुए पुलिस और अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी फैसला ले लेते हैं। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, ये बीजेपी ने गलत किया या बीजेपी ने सही किया या पीछे की सरकार। ये जहां जहां सरकारें होती हैं, यही प्रोटेस्ट होते हैं, यही होता है। तो फिर दिल्ली पुलिस अपने बयान में दिल्ली पुलिस कहती है हमने पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं किया। झूठ क्यों बोलती है? नहीं, 1 मिनट हिमांशु जी, आप बात ना इधर की करना उधर की। सवाल क्या हुआ, जवाब क्या है आपका? आप जवाब दे रहे हैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है, उनसे सवाल होना ही चाहिए कि पैलेट गन का यूज हुआ या नहीं हुआ। शुरू में उन्होंने डिनाई कर दिया, ऑन पेपर आया है ना, डिनाई कर दिया उन्होंने, अभी तक माना नहीं, डिनाई कर दिया। अब जो भी फैक्चुअल है उस पर चीजें हो रही हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उत्तराखंड की महिलाओं के ऊपर कैसे लाठीचार्ज हुआ था लखनऊ में। ये बहुत है, मतलब हजारों उदाहरण होंगे इसके, हजारों। पैलेट गन आरएएफ की ओर से चलाई गई, पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी के निर्देश पर चलाई गई। तो दिल्ली पुलिस ये कह सकती है साहब हमने नहीं चलाई, पर आरएएफ की ओर से कोई बयान नहीं आया इस पर। मैं वही कह रहा हूं उसमें, कुलदीप जी, मेरा यही कहना है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। जो हुआ, जो लाठी चली, वो भी गलत है। जो टीयर गैस छोड़ा गया वो भी गलत है। जो पैलेट गन का अगर यूज हुआ है वो भी गलत है। लेकिन मैं एक चीज बताइए, ये हमने देखा संसद में कैसे
कंपैरेटिवली यंग सांसद, जेनजी सांसद तो नहीं है ये सारे, है ना, श्रीकांत शिंदे, तेजस्वी सूर्या, बांसुरी स्वराज, ये लोग सक्रिय दिखे बोलते हुए, और एक जेनजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, मोदी जी हैज क्लॉक्ड इट, और है ना, मिसिंग इन एक्शन, तमाम इस तरह के MIA, और फोमो हो रहा था राहुल गांधी को। एक विज्ञापन भी मैंने देखा, जिम वाला विज्ञापन, पता नहीं आपकी नजर में वो आया है नहीं, एक जिम ट्रेनर जो है जेनजी बच्चों से संबोधित है और उनको बता रहा है देश के बारे में और देश का आगे बढ़ना क्यों जरूरी है। ये जो कम्युनिकेशन का काम है, या कम्युनिकेशन में अभी रजत कह रहे थे कि नए सिरे से कम्युनिकेशन रणनीति बनानी होगी, 14 में जो चल गया वो अब 26 में नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो जो रजत जी कह रहे हैं ना, तो ये कम्युनिकेशन अभी इस समय ये वाले फैसले कौन ले रहा है? ये जिम वाला आइडिया किसका था? सांसदों को इस भाषा में बात करनी चाहिए, ये आइडिया किसका था? देखिए, ये तो क्योंकि हम लोगों ने भी एक स्टोरी की थी पिछली कैबिनेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक नया जो है वो सोशल मीडिया टूल है जिसपे जेनजी या युवा जो है वो रहते हैं, ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं टाइम, तो अब वहां से कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम। वो सोर्सेस के हवाले से हमको खबर मिली थी। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये बात सही है जो रजत कह रहे हैं कि 2014 में जो कम्युनिकेशन हुई था वो नहीं है। इसकी युवा पीढ़ी चेंज है। जब हम युवा थे, मैं जब रहा हूँ, मैं अभी युवा नहीं मानता बाकियों की तरह। आप 100% युवा हैं हिमांशु जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं 45 का हूँ, 46 साल का। सर, संसद की औसत उम्र 56 है। तो दूसरी चीज, एक और चीज बता रहा हूँ आपको। जो बात रजत जी ने कही उसमें एक चीज और है। एसएस के जो सरसंचालक हैं, प्रमुख हैं, मोहन भागवत, उन्होंने अभी पीछे एक कार्यक्रम में कहा था कि डिक्टेशन मत दीजिए, डिस्कशन कीजिए युवाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। एक जमाना था सवाल जवाब नहीं करते थे, एक आदेश आया, जवाब नहीं होता था, उस काम को करना है। युवा थोड़ा बदला हुआ है, वो आपके साथ तर्क करता है, उसके तर्कों का सही जवाब दीजिए। ये संघ प्रमुख का पिछले सप्ताह में भाषण है। तो संघ को भी इस चीज का आभास है कि हाँ, कम्युनिकेशन अलग होना चाहिए। आज का युवा ज्यादा तर्क करता है, उसको ये बहुत अच्छा नहीं लगता है कि आप उसको ऑर्डर करें, उसको डिक्टेशन दें। डिस्कशन कर लीजिए उसके साथ, जितना समय ज्यादा बिताएंगे आप उतना अच्छा रहेगा। ठीक है रजत जी। तो कम्युनिकेशन स्किल सबको बदलनी पड़ेगी, वो पार्टियों को भी बदलने पड़ेगी, सरकार भी बदल रही है और विपक्ष तो बदल ही रहा और है, हमको भी बदलने पड़ेगी। ठीक है। रजत सेठी के पास से उसमें एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे अभी थोड़ा समय जर्नलिज्म में ज्यादा रहना है उम्र के हिसाब से, तो मुझे भी शायद वो स्किल ज्यादा अच्छे से डेवलप करना। नहीं, जर्नलिज्म में कोई रिटायर नहीं होता सर, कोई पूर्व पत्रकार नहीं होता है। नहीं, कुलदीप जी, हिमांशु जी को लैपटॉप के स्टूडियो में बिठाइए और उनको दिखाइए वर्टिकल रील कैसे बनते हैं, उनको जरा थोड़ा ज्ञान दीजिए। वो वर्टिकल जिसके लिए उनको अपनी जो थोड़ा फिट रहना पड़ेगा। साफ बोलिए, तोंद, थोड़ा फिट रहना पड़ेगा। नहीं, आप तोंद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ना। ठीक है, नहीं, अच्छी बात है। आप जिम जाते हैं, हम नहीं जाते, उसका उपयोग कर लीजिए। और दूसरा, क्योंकि राजदीप जी ने भी कहा और मैंने इसलिए कहा मुझे ज्यादा समय करना है, क्योंकि मेरी उम्र में अभी रिटायरमेंट कभी कोई नहीं होता पत्रकार, ये सही है। मैंने इसलिए कहा कि मेरा समय उम्र के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा, मैं समझ गया, मैं उस हिसाब से। ठीक है रजत कभी राजदीप जी के रिटायरमेंट की बात नहीं कर सकता। जी रजत जी, एक बात ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में माला पहना करके उनका स्वागत किया गया और बीजेपी कैडर ने वहां नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के, या हम अपने नेता के साथ हैं, ऐसा संदेश दिया। और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज की और ये कहा कि साहब धर्मेंद्र प्रधान जो हैं एक भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए थे, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया, एक गड़बड़ी हुई उनके शासनकाल में, पेपर लीक हुआ और जिससे कई बच्चे प्रभावित हुए। पर क्या इसके अर्थ को किस तरह से टटोला जाए, क्योंकि सरकार इस इस्तीफे को कोई राजनीतिक जवाबदेही के, प्रशासनिक जवाबदेही के बजाय एक राजनीतिक बलिदान मान रही है। क्या बाकी
के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, बाकी के मंत्री हैं या जो कैडर है, उनको ये संदेश देना भी उतना ही जरूरी था कि मान लिया कि संकट काल है, पर संगठन आपके पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। आपने इस संगठन को जो दिया है, आपने न सिर्फ सरकार में सहयोग किया है बल्कि संगठन के स्तर पर भी आपका सहयोग रहा है। तो हम ये नहीं, आपका इस्तीफा हो गया है तो आपको अकेला नहीं पड़ने देंगे, और इसलिए फिर वहां पे नारेबाजी हुई, उनको माला पहनाई गई। पर इसके जो ऑप्टिक्स हैं वो जेनजी के बीच में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे, वो भी एक रिस्क था। इस वाली स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी ने ये चुना कि अपने मंत्री को अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो अब इस्तीफा दे चुके हैं? संगठन का आदमी अछूत नहीं हो जाता है अगर उसको राजनीतिक रूप से कहीं शिकस्त मिलती है तो, और इस चीज को रीइंफोर्स किया गया है। कार्यकर्ता ही रहता है, उतार चढ़ाव राजनीतिक रूप से आते रहते हैं। कोई बहुत प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से लीकेज में अगर पार्टिसिपेट किया होता है, ऐसा कुछ घटना होती तो एक अलग बात होती। यहाँ पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी कि मेरे जो ऑफिस का ऑफिशियल अपैरेटस के अंडर ये काम हुआ, उसके लिए मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके बियॉन्ड ये समझ लेना कि राजनीतिक रूप से अछूत हो जाएंगे, ये मैं नहीं मानता। ना ही भारतीय जनता पार्टी का जो कोर डीएनए है वो ऐसा करता भी है। दूसरी बात, अगर आप ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ये सौरभ दास और पूरी टीम तो 5 स्टार होटल में नाच गा भी रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं गलत नहीं मानता हूं, बट अगर ये जेनजी वाले अगर ऑप्टिक्स को देखें तो वहां पर भी जिस आंदोलन, जिस छत्रछाया में आंदोलन हो रहा था, जिस बैनरों के अंदर जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनके बैनरों के सामने हो रहा था, और आप जाके पार्टी करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्टिक्स के हिसाब से ठीक नहीं है। अब ये ऑप्टिक्स का खेल हो गया। जो एक रिलीज चाहिए था, गुस्से का एक रिलीज चाहिए था, वो पूरे युवाओं को मिला। और यहाँ पे चीजों को रुकना चाहिए, पॉज होना चाहिए, और यहां से एक अलग ग्रामर, एक अलग वोकैबुलरी को लेके आगे चलना चाहिए, जिसमें कि सुधार के ऊपर ज्यादा केंद्रीय भूमिका रहे, सुधारों पे, ना कि इस पे कि इसकी ऑप्टिक्स क्या है, इसकी ये कैमरे पे कैसा कर दिया, ये कैसे, ये सब चीजें छोटी हैं। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए, मोबिलाइज करना एक चीज होती है और ऑर्गेनाइज करना दूसरी चीज होती है। मोबिलाइज हुए हैं छात्र, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता आ गई है वो उनके पास है, बिल्कुल नहीं है। और अगर इनको काम चाहिए, अगर इनको चाहिए कि परमानेंट सुधार आ सके, तो इनको एक प्रेशर ग्रुप की तरह लगातार अपनी बातों को रखते रहना होगा और पॉलिसी में एंगेज करना होगा। देखिए, अभी तक जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में एक जज्बा होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जो पॉलिसी का काम होता है वो बहुत ही बोरिंग काम होता है। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो अगर इन्हीं युवाओं को अगर एंगेज करना है सरकार के साथ पॉलिसी में सुधार लाने के लिए, तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो उतना ही एक्साइटिंग नहीं होगा जिन्होंने पिछले 1 महीने में जो एक्साइटमेंट देखा। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, अब जो बोरिंग फेज शुरू हुआ है, इसमें जो कमेटी बनी है, कमेटी में जाएं, कोशिश करें कि कमेटी में भी एक सार्थक रूप से एंगेज कर सके, और एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। क्योंकि इतना हाइपर पॉलिटिसाइज्ड देश है हमारा, हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाता है। चाहे आपका ये आंदोलन रहा हो, सब लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब ये दीपके कब अपनी पार्टी बना लेंगे। अरे भाई, हर आंदोलन का अंतिम स्वरूप पार्टी बनाना क्यों हो? ये गलत प्रारूप तो अरविंद केजरीवाल ने तय किया, और क्या हश्र हुआ है उसका। जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पूरा आंदोलन किया था एंटी करप्शन का, घूम फिर के कहां चीजें चली गई। आज ताहिर को जो कोर्ट थी, दिल्ली की कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया है। इसी ताहिर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए किस हद तक केजरीवाल गए। तो मैं आंदोलनों का अंतिम स्वरूप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वरूप हो, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। और ये जनरेशंस जो है, यंग जनरेशंस को ये भी सोचना चाहिए कि और भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन के तरीके हैं राजनीति के अलावा हटके, और वो एक अच्छी सोसाइटी अगर हम सबको मिलकर बनानी है तो एक्सप्रेशंस और वोकैबुलरी को हमको अलग तरीके से देखना होगा। सिर्फ ये बीजेपी, आरएसएस ये कर देने से आपका कोई हित नहीं होने वाला। क्योंकि मैं बता दूं, कांग्रेस अगर होती इस जगह पे, तो कांग्रेस भी ऐसा ही नीट पेपर लीक और ये सब, उनके अंदर भी यही हो रहा होता। जितनी भी स्टेट्स में इनकी सरकारें चल रही है, कोई बहुत रोल मॉडल हो गवर्नेंस का, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है मीन रिवर्सल होता है इस देश में। प्राइम मिनिस्टर जब आए थे 2014 में, तो एक आकांक्षा थी, एक उम्मीद थी हम सबको कि बहुत चीजें बहुत जल्दी बदलेंगी, लेकिन जो सिस्टम है, जो कोर है, मूलभूत है, वो नहीं बदलता। 2026 जो है, 100 वर्ष हुए हैं यूपीएससी को। 100 वर्षों से ये ब्यूरोक्रेसी में जो मूलभूत चीजें हैं कुछ नहीं बदली हैं।
क्या हुआ एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ? उनको एक डिपार्टमेंट से लाके एनिमल हस्बेंड्री या किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। ऐसा लगता है जैसे कि वो डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट ही क्यों रखा है आपने? कब ऐसा होगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम है, जो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करता है, उनके ऊपर भी आखिरी चपरासी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो? जब तक ये नहीं होगा, आप राजनीतिक चेहरों पे तो आप गोली दाग सकते हो, दागते रहना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जब तक आखिरी इंसान ये नहीं समझेगा कि मेरी कलम की वजह से बच्चों का फ्यूचर इंपैक्ट कर सकता है, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। जो हश्र हमने देखा एंटी करप्शन मूवमेंट का आज से 14-15 साल पहले, उस समय भी एक माहौल बना था कि अब करप्शन इस देश में खत्म हो जाएगा। कहां आके खड़े हो गए हम लोग? तो ये आंदोलन जरूरी है, होते रहने चाहिए, लेकिन मीन रिवर्सल नहीं होना चाहिए कि वापस घूम फिर के स्थिति वहीं पे आ जाए। ठीक है, आंदोलनों से जरूरी नहीं है कि पार्टी ही बने, आंदोलनों का एक मैं कह रहा हूं नहीं बननी चाहिए यही गलत नहीं बननी चाहिए। एक दुर्भाग्य है कि बनती है, क्योंकि इतना हाइपर पॉलिटिसाइज्ड देश है ये। यहाँ पे हर चीज में, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं, और राजनीति करें, ये क्या तरीका होता है? उसका एक मैंने आंदोलन किया, मैं जा रहा हूं साइंटिस्ट बनने, ये क्यों नहीं वोकैबुलरी हो सकती, या ये डेस्टिनेशन क्यों नहीं हो सकता है? हर बार ये क्यों, क्या मुझे चुनाव ही लड़ना सिद्ध करने के लिए कि मेरी जो पॉलिसी, हर आदमी जो है इस देश में मरने, मैंने एक बार राजदीप जी के लिए कहा था, सॉरी टू से, आदमी जीवन के सारे क्षेत्रों में सारी सफलताएं अर्जित करने के बाद मरने से पहले एक बार राजनेता बनना चाहता है। तो कभी पहला मौका मिल जाता है, कभी अंत में मिलता है। बस नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं हर आंदोलन का नतीजा एक पार्टी के तौर पर सामने आए। कई बार इस तौर पर भी सामने आता है कि वो व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। मिसाल के तौर पर हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर या बहुत सारे अन्य उदाहरण, कन्हैया कुमार भी आंदोलन से निकले और सत्ता में नहीं पर विपक्ष की एक पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, हिमांशु जी आपकी जानकारी हो तो बताइएगा। अभिजीत दीपके ने एक पत्रकार से बातचीत में ये कहा कि मुझे धमकियां मिली कि तुम आ जाओ बीजेपी में, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारे परिवार के लिए। आपकी जानकारी में है बीजेपी की ओर से कोई अप्रोच किया? ऐसा कोई जानकारी में नहीं है। ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि धमकी मिली, क्योंकि अगर आप देखें, नहीं मैं तो प्रस्ताव पूछ रहा हूं, प्रस्ताव भी गया क्या किसी को? ऐसा कोई प्रस्ताव इंस्टेंट नहीं जाता है कि आप आ जाओ, नहीं तो परिवार को। इस तरीके की राजनीति तो कोई भी दल नहीं करता है। हार्दिक पटेल ने एक पाटीदार आंदोलन किया था, उसके बाद गुजरात में मुख्यमंत्री चेंज हुए, विजय रूपाणी बन गए। हार्दिक पटेल ने अपना आंदोलन का समर्थन जो है वो कांग्रेस को दिया था 2017 के विधानसभा में, और उसके बाद वो कांग्रेस में आए, बीजेपी में आए, कांग्रेस में आकर फिर बीजेपी में। तो उसी पे आ रहा था सर। आप मैं स्किप नहीं करता, आप डोंट वेरी, क्योंकि वो वर्तमान में वहीं से विधायक है। अल्पेश ठाकुर भी विधायक है, जिग्नेश मेवानी इंडिपेंडेंट पहले विधायक बने थे। इस बार आज हार्दिक पटेल एक शब्द नहीं कह सकता, उनको कहा गया है तुम एक शब्द कहोगे आपके खिलाफ जो पुराने केसेस हैं वो रिवाइव करेंगे। हार्दिक पटेल को क्या कहते हैं, पुसी कैट बना गया है। एक समय वो कह रहा था मैं शेर हूं, शेर को पुसी कैट बनाया गया है। ये मैंने इसलिए कहा, केसेस जब आप आंदोलन करेंगे आपके ऊपर केस होंगे। नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी में है, पहले वो कांग्रेस में गए, अल्पेश ठाकुर हैं। अरे हिमांशु जी, आप कह रहे हैं ना, आपने हर बार हार्दिक पटेल के खिलाफ जितने केसेस थे, जैसे ही वो भाजपा में आ गए वो केसेस किनारे पर किए गए, और उनको एक तरह से उनके एक नजदीकी ने मुझे कहा वार्निंग दी गई, अगर आप कुछ इसके बाद कभी भी कुछ बेतुका बात या कुछ करोगे वो केसेस हम फिर से लाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ शेर से पुसी कैट बनाया गया, ये भी सच्चाई है। मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति जो है ना, मैं कह रहा हूँ राजनीति डर कर नहीं हो सकती है। तो राजनीति में डर कर बड़े राजनेता नहीं बन सकते। हाँ सही है, वो सही। तो सुन तो लीजिए, सच्चाई बता रहा हूँ कि किस तरह की राजनीति हो रही है। कोई डर रहा है, अगर कोई डरा तो वो आज विधायक है, हो सकता है उनकी राजनीतिक यात्रा में लंबा विस्तार हो सकता था। अगर कोई डर गया हो, अगर उनको सच में किसी ने धमकी दी जो आप जिक्र कर रहे, मैं नहीं कह रहा, और वो डर के दूसरी पार्टी चले गए, या कांग्रेस में उनको वो सब चीजें नहीं मिल रही थी, 10 चीजें हो सकती है। लेकिन अगर कोई डर कर राजनीति करता है वो बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता।
राजनीति में ये खुली हुई किताब वाक्य है, दीवार पे लिखा हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर डर के राजनीति करते, क्या वो यहां तक आते? गृह मंत्री डर के राजनीति करते, यहां तक आते? अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम लोग हैं। एक आधा विपक्ष का भी नाम ले लीजिए सर, थोड़ा सा। है। हाँ, मुलायम सिंह यादव, सभी आप के बताइए, लिए। मैं बता रहा हूं, ये केस हुआ मुलायम सिंह यादव, डर के राजनीति नहीं की। लालू प्रसाद, बात लोग हैं इसमें, कोई डीके शिव कुमार डर के करते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनते? उन्होंने राजनीति में अपनी पारी इंतजार किया, केस झेले, जेल गए, यही है ना। डर से मत करिए। ठीक है, छोटे मन से जो कोई डर गया बड़ा फिर नहीं वो क्या, होता। नहीं वो अब अटल जी की वो दूसरी चीजों में है, उसका मायना फिर अटल जी के तरीके से निकालेंगे तो वो बड़ा वो होगा। वो रजत उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझसे बेहतर। हाँ हाँ, नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस बातचीत में आनंद आया, आप सभी इस बातचीत में शामिल हुए और खुल करके हमने बात की। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं उपचुनावों की ओर। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीवन में पहली बार चुनाव लड़े, उनका चुनाव कैसा रहा, सोमवार को जो नतीजे आएंगे उनका सबके लिए एक अर्थ होगा। प्रशांत किशोर के लिए, नितिन नवीन के लिए जिनकी सीट रही है बांकीपुर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी। तो बांकीपुर उपचुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष सिंह हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कन्हैया भिलारी, एडिटर खबर पॉइंट। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इनका वोट भी बांकीपुर में ही आता है। आप दोनों से बात करेंगे। कन्हैया जी, कैसा गया चुनाव? मतलब वैसा एक तरफा गया जैसा बीजेपी यहाँ लड़ती रही है? 2015 में गठबंधन, महागठबंधन की लहर थी, तब भी बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। 1995 से बीजेपी जीत रही है और प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल डेब्यू यहां से हो रहा है। पिछली बार जब तमाम विधानसभाओं में उन्होंने चुनाव प्रत्याशी खड़े किए तो खुद नहीं लड़े, लेकिन उपचुनाव में खुद को प्रत्याशी बनाया। चुनाव के बाद का फीडबैक क्या है, कैसा गया? तो इस बार चुनाव लड़े वो प्रशांत किशोर तो अब तो जमीन पर आ गए ना। पिछले बार जो लड़े थे तो हवा थे, वो आसमान में उड़ रहे थे। इस बार वो जमीन पर आ गए और जमीन पर आकर के लड़े, और लड़े तो बढ़िया से लड़े। और मुझे लगता है कि लोगों ने, बागीपुर के लोगों ने जितना प्यार देना चाहिए दिया भी। हालांकि 65% लोगों ने वोट में मतदान में भाग नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने जितने लोग लिए उन लोगों ने भरपूर प्यार दिया। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे जितने कॉरेस्पोंडेंट जैसे ये बात किया मैंने कि बहुत बढ़िया किया। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है, बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि कास्ट कंसिडरेशन जो है, जातीय सोच जो है वहाँ, वो चीज यहाँ ध्वस्त हो गई है। पहले था कि भाजपा को पिछले चुनाव तक आप देखिएगा कि अपर कास्ट खूब वोट देते थे। इसके बाद बनिया समाज के लोग भी वोट देते थे और कुर्मी देते थे, नीतीश कुमार के चलते कोई भी देते थे। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो हमारा रिपोर्टर या मैं जो कलेक्ट अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया अपने सोर्सेस से, कि कास्ट में भी 10-15% उनको वोट नहीं मिला है। और पूरा बढ़िया से इनको वोट मिला है वो कोयरी समाज का है, कुशवाहा समाज का है। और आपको बनिया समाज में भी बड़ा ये था, आक्रोश था। कोई बता रहा था, जो हमको एक आदमी बता रहा था बनिया समाज का है, कि बताइए ना, हम लोगों को कुछ लोगों ने थ्रेट किया कि अगर वोट नहीं दीजिएगा आप लोग तो बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। से बताइए क्या, माने हम लोग ऐसा थोड़े हैं कि गुलाम है उनके, एकदम जो चाहेंगे वैसा हम लोग नहीं वोट देंगे। तो बनिया समाज के बहुत सारे लोग जो है वहां मतदाता है, आए ही नहीं, समझ लीजिए। इसलिए जो आप 26-27 हजार वोट कम गिरे हैं, तो ये मान करके चलिए कि उन्हीं का वोट वो वोटर है वो टर्न अप नहीं हुए हैं। प्रशांत किशोर का तो यहाँ वोट ही नहीं था। मान लो पिछले बार जो चुनाव था इनका कैंडिडेट, उसको मुझे लगता है 6-7 हजार वोट मिले थे, तो उतना मान करके चलिए। बाकी उस पिछली बार तो लगता भी नहीं था, इस बार तो लगता था कि मतलब एकदम बिटवीन द टू
तीसरा नहीं है। तीसरा तो ये हो गया था कि चूंकि तेजस्वी यादव को अब मान लिया है उनके वोटरों ने, लोगों ने, कि ये बिहार के मायावती हो गए हैं। अब इनमें वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं बिहार के मायावती हो रहे हैं, कहीं न कहीं से किसी के कहने पर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो यादव भी खूब दिए, आप मुसलमान खूब दिए, मुसलमान बोल नहीं रहे थे, लेकिन थैंक्स आप मेरे रिपोर्टर के जो ताज है मेरा, वो उसी समाज के हैं, सर अंदर आप जाकर के पता आप तो कह रहे हैं कि सब कोई समुदाय आप छोड़े ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की हवा है, वही चुनाव जीत रहे हैं आपके एनालिसिस के मुताबिक तो। मैं तो कह रहा हूँ भाई, लेकिन बिहार हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए अपना समाज दैवीय शक्ति भी होती है ना, बहुत सारा ऐसा हार जीत में दैवीय शक्ति भी काम करती है। बहुत सारा करते रहिएगा, आप कर्म करते रहिएगा, पता चला फल ही नहीं मिला, भगवान की आप पर कृपा ही नहीं हुई, तो दैवीय शक्ति भी मान करके चलिए, उसमें जोड़िए। अब संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। मनोज मुकुल सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनके 2 ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ संतोष जी आपके पास आने से पहले। उन्होंने चुनाव के बाद लिखा, बांकीपुर का एग्जिट पोल, बीजेपी और राजद दोनों का कोर वोटर टूटा, महिलाओं ने बीजेपी से दूरी बनाई, मुसलमान राजद से दूर पीके के साथ गए, कायस्थ वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया, भूमिहार वोटर बीजेपी के साथ रहे, ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को वोट किया, भूमिहार राजपूत वैश्य के युवा वोटर पीके के साथ गए, राजद से वैश्य और यादव छिटक करके पीके के साथ गया, कुर्मी कोयरी सहित अति पिछड़ी जाति के वोट भी बीजेपी के साथ गए, दलितों में 50-50 बटा पीके और बीजेपी के बीच। इन्होंने दूसरा ट्वीट ये लिखा है मनोज मुकुल ने कि भूमिहारों ने बीजेपी को बांकीपुर में बचा लिया, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, भूमिहार टूट करके भी नहीं टूटा, राजद का 80% वोट पीके को शिफ्ट हो गया। किसी ने यह भी लिखा कि बीजेपी इस समय के कॉम्बिनेशन पर बहुत भरोसा कर रही है, वही उसका वोट बैंक अब हो गया है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, स्पेशली दतिया के, मतलब ब्राह्मण बनिया भी उनको वोट देगा संभवतः अगली बार कभी भी बिहार चुनाव होंगे, पर बांकीपुर के संदर्भ में ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, इसलिए के बीजेपी इसमें इसके ही अराउंड जीत की आकांक्षा कर रही है। और भूमिहार संतोष जी। सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस होती है, अपनी फाइंडिंग्स होती है। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइंड रीडिंग करते हैं। और मैं कल गया तो मैंने स्टार्ट किया, एक जक्कनपुर इलाका है जिसमें मीठापुर आता है, उसमें एक कंबाइंड है, एक सोशल कम्युनिकेशन है, हर जाति के लोग हैं यहाँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ी देर के लिए वो प्रशांत किशोर भी वहाँ आए हुए थे। यही जक्कनपुर है जहाँ की थाना डायरेक्टर को झड़प दी हुई थी और एक अल्टरकेशन हुआ था एक दिन पहले। तो एक तो देखिए बहुत टेपिड वोटिंग मिली अक्रॉस द बोर्ड, ये पिछले 4 चुनावों का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था, 34.3। अब 25 के चुनाव में 41 था, उसके पहले भी मतलब 40 के नीचे एक 40 था और 40 के एक नीचे था। तो आप कहते हैं एलिट कंस्टिट्यूंसी है, अर्बन कंस्टिट्यूंसी है और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिमाग वाला आदमी यही है, सत्ता यहीं से चलती है। जब वोट देने की बारी आती है तो कहाँ ये परसेंटेज चला जाता है। तो 3.25 लाख मतदाता में आप बताइए 34% लोगों ने वोट दिया, दैट इज वन। ट्रेडिशनली ऐसे कहा जाता है कि जब लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो वो इनकम्बेंट को फेवर करती है। ये सारी थ्योरी है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये होने जा रहा है, क्या होगा। मैंने देखा जक्कनपुर में मिक्स फीलिंग मिली। कदम कुआं इलाके में जहाँ की कायस्थ की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वहाँ बीजेपी की मुझे खास बढ़त दिख रही थी। और उसमें जो सबसे मुझे आश्चर्यजनक बात हुई, जैन जी मुझे बहुत कम नजर आ रहे थे, महिलाएं नजर आ रही थी। 50+, 40 के ऊपर वाले लोग ज्यादा नजर आ रहे थे संख्या में। लंबी कतार मुझे बहुत कम जगह, बहुत यत्र तत्र मिली। ओके। और वहां से निकल करके दलदली इलाका और वो पूरा ओल्ड पटना सिटी का जो मेरा ओल्ड पटना सिटी तो नहीं है, वो एक दरियापुर गोला, अशोक राजपथ, ये सब इलाके में जाने के बाद एक जब जहाँ कन्हैया सर बोल रहे थे, ये चीज मैंने भी देखा कि मुस्लिम वोटर्स का खैतान मार्केट के पास था एकदम एक ओपन सपोर्ट। एक 2 पिक्चर्स मैंने देखा। एक पिक्चर में जबकि एक लोग कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की पट्टी लोगों की आंखों पर पड़ी है, सेकंड में वो कह रहे हैं जय जनसुराज जय जनसुराज, मटर करते हुए बुदबुदाते हुए लोग जा रहे हैं बूथ के अंदर में।
और 9 नंबर है भूल न जाए नीचे, जो भी हो कारण होगा, और निकल कर इंटेंस डिबेट कर रहे हैं, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। तो ओवरवेलिंगली जो भी मैंने 7-8-10 टेम्पल्स लिए, बोरिंग रोड था, गांधी मैदान, नॉर्मन कॉलेज, पीके के वोटर्स वोकल थे, इसमें कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द कैंपेन, ड्यूरिंग द पोल निश्चित रूप से था, लेकिन उसके बनिस्पत बीजेपी के वोटर्स वोकल नहीं थे। इस चीज को भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, और इसमें हम डेसिफर उसमें करेंगे। तो मैं बहुत इस बैटल को देख रहा हूं कि दिस बैटल इज वेरी टाइट, वेरी क्लोज। सवाल यह है कि हाउ क्लोज को डेसिफर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर पीके जीत जाते हैं मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, अगर 10,000 से हार भी जाते हैं तो भी मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। लेकिन मैं इस इलेक्शन का विक्टर मैं पीके को मानता हूँ, प्रशांत किशोर को इसलिए मानता हूँ, जिसको आप अपना ट्रेडिशनल टर्फ मांग रहे थे, आप 30 वर्ष से लगातार जीते जा रहे थे, आप कह रहे थे कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, वहां इतनी मशक्कत क्यों, इतना माइक्रो मैनेजमेंट? आपने कौन से सारे बड़े नेता छोड़ करके, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर छोड़ के सबको तो आपने लगा ही दिया एक छोटे से एक बायपोल के लिए। आप इमोशनल कॉर्ड दे रहे हैं नवीन जा करके कि मैं यहाँ की गलियों से निकला हूँ, यहाँ से पला बढ़ा हुआ हूँ, मैं खुद लड़ रहा हूँ, हिंदुत्व प्रैक्टिस हो रहा है, मंदिर आप जा रहे हैं। तो आप जितनी भी चीजें थी आपने सब कुछ कर ली, और जस्ट एक व्यक्ति के कारण, उसका नाम है प्रशांत किशोर, जिसकी कि अपनी कोई, आप देखिए झड़प की भी खबर मिली तो राजद उनके कार्यकर्ता के नहीं मिली, प्रशांत किशोर चाहे कुमार मुन्ना को हो, तो प्रशांत किशोर के साथ हो, ये सारी चीजें मैंने होते हुए करीब से देखा। और मैं यही लबुलवाब देखा हूँ कि इतना बहुत ही 25 के चुनाव में कवर करने में जितना इंटरेस्टिंग एब्जॉर्बिंग नहीं लगा था, मुझे बांकीपुर कवर करने में एब्जॉर्बिंग लगा, डिस्पाइट द लो पोल परसेंटेज। ये मुझे लग रहा है कि पीके कह रहे थे ना कि रेफरेंडम है, मुझे वास्तव में रेफरेंडम लगा, रेफरेंडम फॉर बीजेपी, एक तरह से देखिए रेफरेंडम फॉर द सो कॉल्ड लिलित कंस्टिट्यूएंसी। जैसे आइदर वे जो भी रिजल्ट हो, मैं ये शुरुआत में मैंने कहा कि प्रशांत किशोर हैज नथिंग टू लूज, ही स्टैंड्स ओनली टू गेन। उन्होंने आरजेडी को खास करके इस चुनाव में एज एन अपोजिशन के रूप में, हो सकता है कि अगर हार भी जाए तो अपदस्थ तो कर देंगे। एक मुख्य विपक्ष के तौर पर भले ही वो चुनाव हार भी जाएं, तब भी ये तो कम से कम होगा कि एक नए विपक्षी केंद्र बिहार की राजनीति में वो उसकी दावेदारी करेंगे। लेकिन ये नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, और उनके इस्तीफे के बाद विधानसभा से ये सीट खाली हुई। पर क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, कन्हैया जी, क्या उसका किसी भी तरह से उसकी झलक इस चुनाव में दिखी क्या? क्या नौजवान वहां उतरे सड़कों पर? जिस दिन वोट मतदान होना था उस दिन कतारों में लगे हुए दिखाई दिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक उस इशू बेस्ड गुस्सा था, शिक्षा मंत्रालय को लेकर के जो गुस्सा था, क्या प्रशांत किशोर उसको कैपिटलाइज कर सके, उसको भजा सके इस चुनाव में? नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखा मैंने कि युवा जो है जो उस तरह से नाराज है प्रधानमंत्री से या बीजेपी से, ऐसा नहीं है। लेकिन तब है कि जो अब जैसे राजपूत हैं, वो राजपूत मुझे दिखे कुछ मिले जो कि नितिन नवीन से नाराज है। हम नितिन नवीन से क्यों नाराज रहेगी? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ये गए थे तो वो राजपूत चीफ मिनिस्टर का गुलदस्ता नहीं लिए, सीएम का नहीं लिए, और वहीं पर जो है केशव मौर्य का ले लिए। तो हम लोग का अपमान नहीं है? इस तरह की बातें जो है, जैसे खास तौर से राजपूत मतदाताओं में देखा, राजपूत मतदाता प्रशांत किशोर को पहले वो भाजपा छोड़ करके, या भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, किसी को नहीं देते थे। जो यहाँ यारपुर का इलाका है, कई इलाके हैं राजपूत के, तो नहीं देते थे। लेकिन एक देखा, दूसरा चीज, प्रशांत किशोर ये लड़ाई जो है वो 3 फ्रंट पर लड़ रहे थे। एक तो बीजेपी सरकार ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ जोड़ देता हूं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, उसके साथ भी लड़ रहे थे ये। मैं तो बहुत कवर किया हूं उपचुनाव, मतलब ऐसा तो पुलिस का, मतलब एक तरह से क्या पुलिस कर रही थी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने परेशान कर रही थी लोगों को। और तीसरा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया,
ये 3 फ्रंट पर वो अकेले लड़ रहे थे, ये समझ लीजिए। उसके बावजूद भी इसके बावजूद भी बीजेपी के भी कुछ नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई, एक बीजेपी के नेता के एक बड़ा खास आदमी ने मुझे फोन किया, बड़े नेता है। मैंने पूछा कि बिलाल जी क्या है? हमने कि तो आप तो हार रहे हैं। आप तो हार रहे हैं? मैं जी हाँ, हार रहे हैं। आप तो आपके मुंह में घी शक्कर। हमने अच्छा ये चीज दिए तो ना ना, आज रात भर बहुत सोएंगे हम लोग इससे। तो ये उसका कहना है, उनका कहना है हम बहुत बढ़िया से सोएंगे, तब सोएंगे तो कुछ खिलाइए उलाइएगा ना। तो जो कहिए बटेर खिलाइएगा। तो हाँ बटेर खिला देंगे। जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन आप कह दिए इसी से। तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग जो इस हार को देखते हैं, ये हारने का मतलब है कि सम्राट की कुर्सी गई। ये मैंने उनके हार ये सोचिए क्या। अच्छा, प्रशांत किशोर बराबर ये कहते रहे हैं कि आई एम फाइट, मैं लड़ रहा हूं सम्राट चौधरी को हटाने के लिए। जो आपका सवाल था उससे कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कहीं से मैंने बात नहीं किया कि ना लेकिन सम्राट किशोर के खिलाफ नाराजगी थी। उसके नाराजगी का एक और कारण था कि ये कम क्या बोल देते हैं। अब कि पक्का मकान पर टैक्स लगेगा, फ्रिज पर टैक्स लगेगा, गांव के लोग में क्या क्या बोलते रहते हैं। दूसरा यादवों में जो था, तो जब देख लिए कि हमारा कैंडिडेट ये, तो वो जो इनकाउंटर में यादव जो ज्यादा मारे जा रहे हैं, या हरा गमछा, इसको लेकर के यादव तो मुझे लगता था कि नहीं, एक दुश्मन की तरह नहीं, कि किसी तरह हमको हराना है। इसको हराने का मतलब है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी जाएगी। ये मैंने देखा। ठीक है संतोष जी, क्या मतलब ये यहीं से सवाल कि क्या इस चुनाव में, बांकीपुर उपचुनाव में सम्राट चौधरी के स्टेक्स किस तरह से थे, कितने थे? इसकी रीडिंग जो आपने कहा कि रेफरेंडम की तरह ये चुनाव प्रशांत किशोर कह रहे थे और आपको ग्राउंड पर वो दिखा भी। और हम नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की बात तो कर ही रहे हैं क्योंकि उनकी ये सीट रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बट सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा से ये चुनाव किस तरह से जुड़ा हुआ था? कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव था। और जहां तक मेरी जानकारी है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नितिन नवीन का कंप्लीट से रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री से पूछा गया नहीं पूछा गया, क्या प्रोसेस है उसका, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नितिन नवीन को ही करना था। पहला कैंडिडेट जो अभिषेक बंटी को किया था, उनसे उनके बहुत पुराने संबंध थे, पिताजी के जवाने से थे। ये भी उनके बड़े कमिटेड कार्यकर्ता थे, कंप्लीट येसमैन। जैसे कि कौशलेंद्र कुमार जो एमपी हैं नालंदा के, नीतीश कुमार के लिए कहे जाते हैं येसमैन है, जब चाहें गद्दी छोड़ दें। तो इनको भी एक येसमैन टाइप का चाहिए था। तो उसी, भले ही वो उस चीज को बताएं कि साधारण कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया हुए, तो ये तो सिर्फ बताने की बात होती है। तो कंप्लीट तस्वीर। अब नाउ यू आपके प्रश्न पर आते हैं कि सम्राट को लेकर के ये सवाल प्रशांत किशोर, ये नैरेटिव प्रशांत किशोर ने चलाया। वो 3 सवाल पूछते थे कि क्या नरेंद्र मोदी को मैसेज देना है पटना की कंस्टिट्यूंसी, आप चिट्ठी तो लिखेंगे नहीं, और चिट्ठी आप पढ़ी भी जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपका तरीका है, ये आपका चांस है कि मैसेज दें हरा करके सम्राट चौधरी को हटाना है, ये आपका तरीका है। आपको जीरो घूस करप्शन चाहिए, तो ये आपका तरीका है कि एक विधानसभा में एक आपका वॉच डॉग होगा, एक बोलने वाला ये होगा। और चौथी बात वो कहते थे कि भाई जो जो कि पहले इलेक्शन में बोलते थे कि पढ़ाई के लिए हम आपको, अगर आप सरकारी स्कूल संतुष्ट नहीं है तो जितने बच्चे हैं उनको हम प्राइवेट स्कूल का खर्चा बंद करेंगे। तो लास्ट इलेक्शन का इम्पोर्ट था। ये 3-4 मोटा मोटी बात ये बोलते थे। और जितना कैंपेन हुआ, कंप्लीट कैंपेन में प्रशांत किशोर ने पूरे कैंपेन को डोमिनेट किया। इसका कारण ये था कि जो नीरज कुमार सिन्हा है, वो एज ए स्पीकर वो बोल नहीं पाते थे। उनके पास रटे रटाए 3-4 सेंटेंस थे, और कभी फंस जाते थे, पास वाले बगल वाले लोग उनको प्रॉम्प्ट करते थे कि आप ये बोलिए। तो एज ए स्पीकर बोलने के जो जितनी बातें बोलनी थी, बड़े लोग नेताओं ने बोली, रविशंकर प्रसाद ने बोली, रामकृपाल यादव ने बोली, जिनको जो बोलना। तो एज ए इट वाज कैंडिडेट, हमेशा ये बोलते थे कि ये कैंडिडेट की लड़ाई है। और प्रशांत किशोर जो वे अहेड। अब सुनिए सर, वो कास्ट की बोल रहे थे, मैं उस लाइन पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट का एग्जाम्पल लूंगा। बहुत सारे अपार्टमेंट, मैं ये अपार्टमेंट करता हूँ, अपार्टमेंट में लगभग सभी जातियों के लोग रहते हैं। आप शेड्यूल कास्ट से लेकर के सबको एक बुके की तरह होता है अपार्टमेंट। एक मैं मीठापुर के अपार्टमेंट में, उसमें सभी जातियों के लोग थे। जाति का नाम अच्छा नहीं लगता है, ये यूनानिमस थे प्रशांत किशोर के नाम। प्रशांत किशोर के नाम पर वो जस्ट बिकॉज वो कैंडिडेट बोल रहे थे।
और जो मैंने एक पहले स्टोरी की थी उसमें एक वोटर ने जो लाइन दिया वो सूत्र वाक्य मेरे लिए कि हमको 100 मत वाले हाथियों के बीच में एक ऊंट चाहिए। मतलब ये आप जनता किसी इलेक्शन को कैसे समझाती है, उस हिसाब से रिजल्ट आए नहीं आए। दे वांटेड कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, एक वॉइस को दें। तो यहाँ से प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स को बल मिलता है। अब वो जीते हैं नहीं जीते हैं, कितने करीब जाएंगे, यहाँ से लगता है उनके असेसमेंट से, उनके लोगों से बातचीत है, वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग उस तरह से असेस नहीं करते हैं। मैं इस बैटल को बहुत ही क्लोज फिनिशिंग लाइन पर देख रहा हूँ। इट इज एनीबडीज गेम, बट मैं स्लाइट एडवांटेज मुझे लगता है थोड़ा सा बीजेपी को दूंगा, क्योंकि अब रूलिंग में है, 30 साल से है, उनका दुर्ग है, ब्ला ब्ला ब्ला, मिशनरी उनके पास है, तो मैं थोड़ा स्लाइट एडवांटेज अभी भी बीजेपी को दूंगा, बट विद द राइडर कि प्रशांत किशोर विन, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। 100 मत वाले हाथियों के झुंड में एक ऊंट चाहिए। देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मीडिया की बहुत पुराना जुमला मुहावरा है। 3 अगस्त को पता चल जाएगा, जब बांकीपुर, दतिया और गुजरात की भी एक सीट है, मंजालपुर, वडोदरा जिले की। इन तीनों सीटों पर चुनाव नतीजे आएंगे। वो जो भी आएंगे ललन टॉप पर हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव हुए। प्रदेश के गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा की सीट ये रही है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वो पूरे मनोयोग से अपने से कहीं जूनियर आशुतोष तिवारी को जिताने में लगे या नहीं। अगर दतिया से बीजेपी नहीं जीती तो नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार होंगे, जीती तो नरोत्तम मिश्रा की सीट हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगी। तो दतिया उपचुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदीप मांजरे जी जुड़ रहे हैं। आप एडिटर हैं ग्वालियर हलचल के और दतिया का जो उपचुनाव है उस पर बारीक नज़र रखे हुए हैं। कैसा रहा प्रदीप जी चुनाव? कितनी कांटे की टक्कर रही? एक तरफा रहा? कैसा रहा? कौन सा पक्ष अपनी जीत को लेकर के ज्यादा आत्मविश्वास से दावे कर रहा है? देखिए, चुनाव जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते सभी के पास आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहती है। वोटिंग के बाद भी इनके पास आत्मविश्वास रहता है और सभी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और जहां तक वोटिंग की बात करें, 72% के आसपास वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 4-5-6% कम है, और उसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले भी कम है। तो इस बार वोटिंग कम हुई है, और कम होने की वजह ये मान सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो समर्थक थे उन्होंने चुनाव में, या यूं कहो कि मतदान से दूरी बनाए रखी जी। पर क्या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि चुनाव कोई भी जीते, इस चुनाव में हार नरोत्तम मिश्रा की ही होगी? क्योंकि देखिए, अगर आशुतोष तिवारी जीतते हैं तो दतिया की विधानसभा पर अगली बार भी प्रबल दावेदार आशुतोष तिवारी ही होंगे। अगर आशुतोष तिवारी हारते हैं तो केंद्रीय आला कमान इसके लिए नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार जवाबदेह ठहराएगा कि भाई आप अपनी विधानसभा नहीं जिता सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और उसमें मेरा थोड़ा सा आकलन यह है कि रिजल्ट जो भी आए, चाहे रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आए, चाहे रिजल्ट कांसीराम की जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनका भी अच्छा एक प्रभाव इस बार देखने को मिला। चंद्रशेखर की पार्टी के, जी हाँ, चंद्रशेखर की पार्टी, कांसीराम आजाद समाज पार्टी जी। तो उनके दामोदर यादव पिछले बार सेवड़ा से खड़े हुए थे, लेकिन इस बार जो दतिया से खड़े हुए हैं तो अच्छा उनका प्रभाव देखने को मिला है। एसटी एससी और जो ओबीसी के जो वोटर हैं वो उनकी ओर इस बार ज्यादा आकर्षित हुए, और उसकी वजह यह है कि घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के हैं वो ठाकुर हैं, राजा महाराजा हैं, तो एसटी एससी और राजा महाराजा के बीच दूरी आप जानते ही हैं। तो इसकी वजह यह है। तीसरा, घनश्याम सिंह भी अगर जीतते हैं तो भी, या दामोदर जीतते हैं तो भी, या मिस्टर आशुतोष जीतते हैं तो भी, दिक्कत तो नरोत्तम जी को आनी है, और नरोत्तम जी के बारे में ही चर्चाएं सुनने पढ़ने देखने को मिलेंगी। पहला तो यह है कि मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा की पार्टी जीतती है, आशुतोष तिवारी जीतते हैं, तो नरोत्तम जी को सत्ता में या संगठन में अच्छा पद मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं मानकर चल रहे हैं। लेकिन 2028 के चुनाव में तो उनको शायद ही टिकट मिले, या अभी उनका टिकट कट गया तो 2028 में तो नहीं मिलेगा यदि बीजेपी जीतती है। तो पहला नुकसान तो उनका यह हुआ कि वो चुनावी राजनीति से दूर हो गए। दूसरी बात यह है कि अब तक नरोत्तम मिश्रा के पत्ते नहीं खुले थे। पत्ते से मतलब यह है कि वो, उनका बड़ा प्रभाव था, उनको नंबर 2 का नेता मध्य प्रदेश में माना जाता था,
ये माना जाता था कि वो अमित शाह के दाएं हाथ हैं, लेकिन जब उनका टिकट जिस प्रकार से कटा तो ये मालूम पड़ गया कि वास्तव में नरोत्तम मिश्रा का कोई जनाधार नहीं है, कोई बड़ा उनका शीर्ष संपर्क नहीं है जैसा माना जाता है। तो एक तो उनको नुकसान ये हुआ। दूसरा, मान लीजिए अगर नरोत्तम मिश्रा की पार्टी आशुतोष हारते हैं, तब तो ये मानो कि नरोत्तम मिश्रा जी की जो रईसी राजनीति है वो भी जाएगी। हालांकि उनके खिलाफ कोई अनुशासन कार्रवाई नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा कोई काम नहीं किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या वो उनके खिलाफ कोई अनुशासन की कार्रवाई हो। हाँ, ये जरूर है कि उनके समर्थकों ने जो कानून हाथ में लिया, जो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की, मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की, मोहन यादव के खिलाफ नारेबाजी की, तो उसका खामियाजा नरोत्तम समर्थकों को तब उठाना पड़ सकता है जब आशुतोष तिवारी चुनाव हारते हैं। जी सर। आपको याद होगा, हमने तो वो देखा ही, नरोत्तम मिश्रा अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे कि एक रैली में भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं शीश नवा करके घर घर जाकर के आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगूंगा और उनको जितवाऊंगा। ये बताइए कि शुरू में जो नरोत्तम खेमे के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, यूं कहा गया नाराज हैं, निष्क्रिय हो गए थे, चुनाव आने तक वो सक्रिय हुए या नहीं? क्या नरोत्तम मिश्रा और उनकी टीम पूरी सक्रियता से आशुतोष तिवारी को जिताने में जुटी थी या नहीं? ये नरोत्तम मिश्रा के बेटे हैं सुकर्ण मिश्रा, तो पूरे चुनाव में वो दिखाई नहीं दिए। तो जब नरोत्तम मिश्रा अपने जो बेटे हैं सुकर्ण मिश्रा, जो बीजेपी के नेता भी हैं, जब वो आशुतोष के लिए काम नहीं कर रहे, केवल वोटिंग के लिए, वोट डालने के लिए आए हैं, तो अंदाज लगा सकते हो कि उनके समर्थकों ने किस प्रकार से अंदर से मन से काम किया होगा। अच्छा, और आजाद समाज पार्टी की भूमिका, मतलब ये तो हम अभी सुन रहे हैं कि भाई एक तरह से तीसरी पार्टी का भी एक फैक्टर है। दामोदर यादव को आजाद समाज पार्टी ने वहां से टिकट दिया और बसपा उतनी रेलेवेंट है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बसपा जब से, आपको याद मालूम ही है, सब जानते हैं कि मायावती जी जिस प्रकार से बीजेपी के पास आई हैं और मायावती जी ने अपने हर चुनाव में अपने आप को दूर कर लिया है, तब से बसपा का आप कोई जनाधार या बसपा का प्रभाव मध्य प्रदेश में तो देखने को नहीं मिल रहा है। इसका फायदा ये उठा रहे हैं काशीराम, जो आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव हैं। दामोदर यादव सेवड़ा के भी हैं, दामोदर यादव सेवड़ा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और दामोदर यादव ने अभी हाल में जब जो सवर्ण समाज के छात्रों के खिलाफ जो एक प्रकार का नियम आया, यूजीसी नियम जी, उस यूजीसी नियम में सवर्ण समाज के लोगों ने जब उसका विरोध किया, तो दामोदर यादव ने उसका प्रतिकार किया और एसटी एससी ओबीसी के साथ मिलकर ये कहा कि देखो, सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमारे हकों को मार रहे हैं। सरकार हमारे हकों के लिए यूजीसी नियम लाई है, ये उनके हकों, हमारे हकों को मार रहे हैं। तब से दामोदर यादव का एक प्रभाव ज्यादा इस बेल्ट में दिखाई दिया। उसका फायदा यह हुआ है कि दामोदर यादव को आज दतिया में बड़ा अच्छा खासा प्रभाव मिला। हालांकि अगर वो हारते भी हैं, लेकिन उनका एक प्रभाव हमेशा के लिए बन जाएगा। सर, ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा और मोहन यादव के पुराने संबंध कैसे रहे? भाई राजनीति में दोनों पहले से हैं ना, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही, तो वो संबंध कैसे हैं? वो ठीक ठाक से ही हैं, अच्छे हैं, या ठीक ठाक से भी नहीं हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के और मोहन यादव जी के संबंध कैसे हैं, इसका एग्जाम्पल अभी जब मिला, जब नरोत्तम समर्थकों ने चक्का जाम किया, आंदोलन किया, तो सबसे ज्यादा नारेबाजी मोहन यादव के खिलाफ की गई। और न केवल नारेबाजी की गई, बल्कि उनके साथ गाली गलौज का वातावरण भी मोहन यादव के खिलाफ समर्थकों के द्वारा दिया गया। लेकिन जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ ज्यादा वहां वातावरण नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि नरोत्तम मिश्रा समर्थक बिल्कुल मान रहे हैं कि हमारा जो विरोधी है, हमारे नेता का जो विरोधी है, नरोत्तम मिश्रा के विरोधी है, वो मोहन यादव है। मोहन यादव की वजह से ही टिकट कटा। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है। मोहन यादव नहीं चाहते कि एक नया नेता, जो जिसने शिवराज सिंह जी के भी नाक में भी दम कर दिया था, जो मिस्टर अमित शाह के डायरेक्ट संपर्क में था, वो कहीं जीत कर हमारे लिए मुश्किल न कर दे। तो जाहिर है मोहन यादव जी के वीटो के कारण ही इनका टिकट कटा, ऐसा आकलन चल रहा। इनकी दिल्ली में कहां से बिगड़ी सर? अमित शाह
का वरद हस्त कहा जाता रहा, करीबी हैं उनके, अमित शाह के विश्वस्त हैं। नरोत्तम मिश्रा ऐसा कहा जाता रहा। जब गृह मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में तो बहुत एक पावर सेंटर की तरह थे। इनका डाउनफॉल कहाँ से कैसे शुरू हुआ? दिल्ली में इनकी जो रैपो थी, जो इनकी स्थिति थी, वो कमजोर होनी कैसे शुरू हुई? देखिए सर, इनका केवल इन्हीं का ही नहीं, हम अगर अतीत में जाएं तो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो आज बिल्कुल नीचे आ गए हैं। नरेंद्र तोमर जी को आप जानते ही हो, कहाँ केंद्रीय मंत्री थे, कहाँ एकदम भोपाल में आ गए विधानसभा अध्यक्ष, जिनका जब प्रभाव कब मिलता है जब विधानसभा चलती है उसकी बात तो है ही नहीं कोई। शिवराज सिंह जी बेचारे दिल्ली पहुंच गए, वहां उनका कोई वो नहीं है। शिवराज सिंह जी के गृह राज्य में किसान आंदोलन करते हैं। तो ये सब चीजें ऊपर से तय हो रही हैं और मुझे लगता है कि अमित शाह, ठीक है, अमित शाह भी बेचारे कहाँ तक इनका साथ देंगे या किसी का साथ देंगे। जब 10 नेता अगर मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व को बता रहे हैं या बता रहे हैं, अच्छा इनकी एक दो कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी ऐसी आई जिसमें गाली देते हुए पाए गए, ये तो कई चीजें ऐसी थी जो काउंट करती गई इनका जनाधार गिर रहा है, इस वजह से इनका टिकट काटा गया, ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत में शामिल हुए। नेता नगरी में आज इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें बताते चलिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।